हैं? तभी इतनी कम इन एनर्जी लग रहे हो क्या? देखते लो कौन कौन बच्चे हैं। सब नए नए से चेहरे हैं, एक दो को छोड़ के। तू पुराना है? तू नया है? तू सब नए हो, एक बच्ची को छोड़ के। तू भी नया है ना? तू कहाँ देखा मैंने तेरे को? कौन सी क्यूईपी में? क्यूईपी है ये भी, और क्या है? अच्छा, तो कब करा रहे हो उसका मेंस? बात तो हो ही गई होगी। हैं? अप्रैल में? मैंने पिछली बार चेक किया था 30 दिन होते थे अप्रैल में। भाई हैंड आउट लगा दो ना मेन। प्रिंट आउट दिया बच्चों को क्या? चलो इतने ही PYQ निकाल के लाते हैं इतने। मेरे को आपको कुछ टेम्पलेट तुम्हें दे दिया तो मुझे नहीं दिया होगा। एनीवेज, मैं रेफरेंस आपका बाद में करता हूं, पहले टॉपिक समझा देता हूं। हैंड आउट ही नहीं है, क्या ही पढ़ाऊंगा। यहां से शुरू कराते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये मेरे पास हैंड आउट है, आप लोगों को नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करके पढ़ाऊंगा। जब आपके पास हैंड आउट आएगा तब पढ़ाऊंगा। एग्जाम सिग्निफिकेंस आज की थीम का। अपन टॉपिक्स को थीम में डिवाइड करके पढ़ाते हैं, ये सब तो पता है ना, कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन सबको मैंने कुछ थीम्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे हेल्थ एक थीम होगी, एजुकेशन एक थीम होगी, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक थीम होगी, एग्रीकल्चर थीम होगी, इंटरनल सिक्योरिटी थीम होगी, एटसेट्रा। अब होता क्या है कि कुछ थीम यूपीएससी में ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं तो बीपीएससी में कम होती हैं, कुछ यूपीपीसीएस में ज़्यादा होती हैं तो बीपीएससी में कम होती हैं, और कुछ बीपीएससी में ज़्यादा हैं और बाकी एग्जाम्स में कम हैं। जैसे पॉलिटी स्टैटिक वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़े ज़्यादा आते हैं, वहाँ थोड़े कम आते हैं यूपीएससी वाले पार्ट के लिए। तो उसका एक सेशन मैंने लिया था। थर्ड फ्लोर पे घूम रहे हैं क्या ये? ऐसा 5 बजे बंद नहीं हो जाता? दिल्ली में होकर वायलेशन हो रहे हैं, और ऐसी बिहार को इन्होंने इनफेमस कर रखा है, इसीलिए दिल्ली है, वरना बिहार होता। क्या काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो? वोटर उठा के ले जाएंगे ना। सही है, बरोबर बरोबर। नहीं, थोड़े थोड़े दिन, ये कुछ शुरुआत के कुछ कक्षाओं में ऐसा होगा जिसमें उसे लगेगा कि वो टीचर है और मैं स्टूडेंट हूं, फिर वो थोड़े दिन में समझेगा। ऐसा बोलते ही हैं बस कि हरियाणा में हम सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, हम सबके अगेंस्ट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये क्या बना दिया? हरियाली। इतना हरा, पूरा ही बिहार बीसीएस बना दिया है क्या? एनीवेज, एग्जाम के हिसाब से सिग्निफिकेंस ये है कि भाई मोटा मोटी ये लगा लो, 2 क्वेश्चंस आएंगे जो अपन जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे वो पूछ लेगा कि स्वदेशी मूवमेंट, पीवाईक्यू में जाएंगे तो स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था और अब जो वोकल फॉर लोकल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो 38 मार्कर क्वेश्चन है ना, जो 7 पेज वाला पार्ट चल रहा है एंड ऑल करके, वो देखो एक लेवल पे कोई इंस्टीट्यूशन का लेवल चल रहा होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सीएससी इंग्लिश हो, सीएससी हिंदी हो, एटसेट्रा एंड ऑल। फिर कुछ टॉपर आते हैं जो उसको चेंज कर देते हैं, जो यूपीएससी के अंदर श्रुति शर्मा लेके आई थी कि एक लेवल पे आ रहा था और उसके बाद उसने बोला ना मैं तो हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिखूंगी, तो फिर वो 494 नंबर भी ले गई और उसने पूरा यूपीएससी इंग्लिश मीडियम के मार्केट को अब हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिखने लायक बना दिया। वैसे ही कुछ हिंदी मीडियम में बच्चे आते हैं यूपीएससी में जो एक लेवल पे चल रहे होते हैं, फिर वो रवि सिहाग जैसा कोई बच्चा आएगा जो कहेगा नहीं मैं थोड़े ग्राफ बनाऊंगा, थोड़े थोड़े पॉइंट फॉर्मेट में लिखूंगा एटसेट्रा, तो उसके 424 428 नंबर आए, बट हिंदी मीडियम में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा। सेम पीसीएस यूपी वाले में चलता है और सेम बिहार में चलता है। वैसे बिहार में रैंक 1 एक बार बच्चा आया था मेरा, श्रेयांश तिवारी, वो ऑफलाइन का क्यूईपी और आईने का बच्चा था। सेशंस करवा लेंगे अगर जरूरत होगा तो आपका जो बेस, अब बिहार पीसीएस का एक अच्छी चीज है और एक खराब चीज है।
अच्छी चीज ये है कि वो पुराने टॉपर्स की आंसर कॉपी दिखाता है, और खराब ये है कि वो उतने कम नंबर क्यों देता है वो बताता नहीं है। कि अगर किसी के मतलब एक एक नंबर दे दिए उसने तो बस दे दिए, अब वो क्यों दे दिए वो पता नहीं, बट वो उसकी मर्जी, उसने दे दिए। बट अगेन आपका वो बेस नहीं हो सकता, वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो टॉपर्स के आंसर अगर उन्होंने 7 पन्ने की जगह मतलब 6.5 पेज की जगह उन्होंने 5 पन्ने लिखे हैं तो वो आपका बेस नहीं होगा मेरे साथ पढ़ना है तो। बिकॉज हमारा बेस उतना ही होगा जितना आयोग ने नंबर ऑफ पेजेस दे दिए हैं। अगर उसने 7 पन्ने दिए हैं तो मैं 7 भरूंगा। अब भरने के लिए चाहे मुझे फॉर्मूला डालना पड़े, ग्राफ डालना पड़े, बड़े बड़े डायग्राम डालने पड़े, वो अलग कहानी है। बट वो 5 पन्ने भरने के बाद काट नहीं सकता कि 5 भरा और रिमेनिंग ब्लैंक स्पेस को मैंने काट दिया, वो पार्ट नहीं हो पाएगा। तो आप फिक्स्ड बना लो, जितने पन्ने उन्होंने दे दिए, 4 पे तो 4, 2 पे तो 2, 7 पे तो 7, वो पूरे भरने हैं अपने को शुरुआत से लेके आखिरी तक। अपन फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज वो थोड़े से कम कर लेंगे बाकी सब एग्जाम्स के कंपैरिजन में, बट भरना अपने को पूरा है। वो बीच में नहीं जाएगा कि मैंने आधा किया और आधा नहीं किया। तो ये एक तो पहले ही बेसिक हाइजीन फैक्टर में ये बात गांठ मान लो। नेक्स्ट आता है कि ये जो मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं उस वाले पार्ट के, तो क्वेश्चंस थोड़े से फैक्चुअल से सवाल आते हैं कि भैया एमएसएमई की डेफिनेशन हुई तो डेफिनेशन चेंज हो गया, बताओ क्या हुई। अब वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं इसके आंसर्स तो मैं लिखवा रहा हूं, तो कुछ तो अपन वहां से निकाल लेंगे, कुछ मैं जब थीम पढ़ाऊंगा तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स निकाल लेंगे। बट ये जो 38 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो पूछा है वो प्लस उसके अलावा क्या लिखना है, उसकी अलग से 4-5 क्लासेस लूंगा मैं, सारे पीवाईक्यू कवर कराते हुए कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेते हुए। माना इसमें टेस्ट सीरीज अभी तक इंक्लूड है नहीं, बट वो पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग इसी का ही पार्ट होगा, तो वो अपन लिखेंगे, टेम्पलेट फिल करेंगे, तो मोटा मोटी एक लेवल की आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी। प्लस आपको कहीं और आपने ऑलरेडी आंसर राइटिंग ज्वाइन कर रखा होगा, मुझे लगता है वहां से अपना काम बन जाना चाहिए। ठीक है। सो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा से जैसे क्वेश्चन आया, ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइज एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ नेशनल ग्रोथ। तो अब इसको जब आप तोड़ोगे, तो आपने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया, ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन कर दिया, चलो मान लेते हैं अपन 4 लाइन में डिफाइन कर दिया, लेकिन दिस इज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ नेशनल ग्रोथ, तो आपको अदर 9 ग्रोथ भी लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। अब वो अदर 9 ग्रोथ के पैरामीटर्स तो फच करने पड़ेंगे भाई, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्या क्या होंगे। तो अदर 9 पैरामीटर्स कहां से आएंगे दिमाग में, तो वहां वो थीम की नॉलेज आती है कि भाई अगर मेरे को 5 ट्रिलियन बनना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, अगर बिहार को डेवलप करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज उन्हीं चीजों की कमी है। मैं यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट हब कैसे बनाऊंगा, मुझे वही 10 कंपोनेंट चाहिए। मैं बाहर से एफडीआई कैसे लाऊंगा, मुझे वही 10 कंपोनेंट चाहिए। तो वो 10 कंपोनेंट से रिलेटेड ही सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि आप उन 9 कंपोनेंट्स को रट सकते हो ना। तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, मान लो आपने कोई क्यूपी श्यूपी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया एंड ऑल करके, तो आप प्रीलिम्स का इंडेक्स याद करो इकोनॉमिक्स का। उसमें से देखो, अच्छा एक तो मॉनेटरी पॉलिसी था, तो बोल भाई थोड़ा एक्सेस टू क्रेडिट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर आप इन्फ्लेशन करो तो बोले स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, तभी ग्रो होंगे हम, वरना नहीं होंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जाओगे तो बोलोगे अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रेट ज्यादा होना चाहिए, सेविंग्स का रेट बढ़ना चाहिए। फिर सोचोगे यार बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि बीओपी ऊपर नीचे होता चला जाए और ये वाला काम चलता जाए, तो बोलोगे अच्छा बीओपी भी स्टेबलाइज होना चाहिए। फिर बोलोगे यार स्किल सेट भी तो अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। फिर वहां से सोचते सोचते पहुंचोगे कि यार अगर मुझे ये कह रहा है इकोनॉमी को मुझे नेशनल ग्रोथ बनाना है, तो जब भी मैं नया कोई कंपनी सेटअप करता हूं तो मुझे कुछ फैक्टर इनपुट चाहिए होते हैं। तो अपन सोचेंगे 4 फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, तो वो सारे अच्छे अच्छे होंगे तो काम हो जाएगा। तो इसका कोई प्री डिफाइंड पॉइंट नहीं होता 38 मार्कर का, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। अगर एक बार अपना वो थिंकिंग प्रोसेस चमक गया, जो 8-10 सेशंस में मैं चमकाने की कोशिश करूंगा, तब तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा वही पॉइंट है ना। वरना कितने डेप्थ में पढ़ लेंगे अपन, वो तो बहुत चैलेंजिंग है कि वो आप इसलिए पूछ लिया ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ नेशनल ग्रोथ, कल पूछ लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि भैया लैंड एक्विजिशन इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ नेशनल ग्रोथ। फिर एक्सपोर्ट में पूछ लेगा, कोई $5 ट्रिलियन में पूछ लेगा, वो तो फिर नेवर एंडिंग है ना, रटेंगे कब तक। तो उस वाले पार्ट के लिए जो क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हैं, जो थीम्स प्रेडिक्टेबल हैं, उनको तो इस प्रोसेस से चलना है। बाकी अगर वो पूछ रहा है कि गवर्नर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो तो फिर यार याद ही करना पड़ेगा, उसका क्या ही ऑप्शन है। बट अगेन वो चाहे बिहार का गवर्नर हो चाहे किसी और का भी, पॉइंट तो सेम ही हो गया, तो स्टैटिक वाला पार्ट आ गया।
भले ही वो बिहार का नाम दे दें कि बिहार का सीएस अपॉइंट कैसे होगा, भाई वैसे ही होगा जैसे यूपी का हो रहा था, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी आएंगे। तो वो स्टैटिक है बस, उसने उसको मोल्ड कर दिया है बस बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन का फ्रेम देने के लिए। एनीवेज, ये कोर डायमेंशन और नेशनल ग्रोथ आ गया। तो अदर नो पैरामीटर इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर द इकोनॉमी एंड लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी, आर दे सफिशिएंट। तो बस वो 5 पन्ने 6 पन्ने 7 पन्ने का कंटेंट अपने को आना चाहिए अलग अलग डायमेंशंस के, वो अपन करा देंगे, उसका इशू नहीं है। तो बट कुछ पॉइंट्स जेनरिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गया 2023, अब एक्सपेक्टेड है पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, तो अब करंट में आएगा तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो हैंडआउट में होगा ही, शायद आज वाले हैंडआउट में दिया होगा, मतलब तो बाय डिफॉल्ट ही जाना ही जाना है। अब जैसे डी डॉलराइजेशन है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि डी डॉलराइजेशन के स्टेप्स तो चल रहे हैं, बट डी डॉलराइजेशन होगा कैसे? वैसे ही होगा जैसे 9 पैरामीटर हो रहे हैं कि भाई क्रेडिट का एक्सेस बढ़ा दूंगा, फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाऊंगा, स्किल सेट बढ़ाएंगे, वही कंपोनेंट तो आएगा। उसके अलावा मैं कंपोनेंट कहां से बनाऊंगा? बिकॉज याद रखना, अपने को 38 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। आप जब छोटा 2 पेज लिख रहे हो तो आप सिर्फ रेलेवेंट लिखोगे, बट जैसे ही वो 38 मार्क्स में आ जाता है तो आप रेलेवेंट, लेस रेलेवेंट, लेस रेलेवेंट, बस कनेक्टेड होना चाहिए वो पन्ने लिखने पड़ेंगे, तो वहीं से बनेगी बात। दिखने में अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन से बेटर होना चाहिए, बस उस लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है। वरना यूपीएससी में भी तो पहले 25 मार्कर और 35 मार्कर क्वेश्चन आते थे, आज से 10-12 साल पहले तक आते थे, फिर वो थोड़ा इवॉल्व हो गया। बीपीएससी भी धीरे धीरे इवॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब ये आया डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। अब भाई किसी भी इंडस्ट्री का पूछ लेगा ना, तो कोई भी इंडस्ट्री का सवाल आ जाए, अब चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री का आ गया या किसी और इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट्स तो ABCDEFGH के टेम्पलेट में ही तोड़ूंगा मैं, वो मैं टेम्पलेट पढ़ा दूंगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि टूरिज्म इंडस्ट्री आ जाए, कॉपरेटिव्स पूछ लिया तो क्या लिखोगे उसके अंदर, कितना कितना याद करोगे? तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे एक डायमेंशन ए से बनाना है, एक बी से बनाना है, एक सी, मतलब जो भी अपन टेम्पलेट पढ़ने वाले हैं उससे डायमेंशंस निकलेंगे। अदरवाइज तो इट इज नेवर एंडिंग, वो बनेगा नहीं। कमिंग बैक टू द टेम्पलेट फॉर्म, ये क्या है? ये आपकी इस थीम का बेस रहने वाला है। एक सवाल अपना इसी से सॉल्व होगा, सिर्फ इसी स्लाइड से। पेरिफेरल कंटेंट, आसपास का कंटेंट अपन उठा लेंगे, बट बाकी चलेगा यहीं से। जैसा मैंने आपको बताया कि देश में एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स जरूरी हैं। एक दो बार सवाल आया ना कि सेविंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डू यू एग्री? व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स? बिहार के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, या बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है तो कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए? वो तो सेम ही हो ना, एक पॉजिटिव चल रहा है और दूसरा नेगेटिव चल रहा है, बट डायमेंशन तो सेम है। एक कह रहा है भाई मेरे पास क्रेडिट नहीं है, दूसरा कह रहा है क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे तो ग्रोथ होगा। दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट टू जीएसडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट से बिहार जीडीपी रेशियो बहुत कम है। दूसरे में कहेंगे भैया इन्वेस्टमेंट टू जीएसडीपी रेशियो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कंपनीज आ जाएंगे, तो एमएसएमई बन जाएगा, तो एक्सपोर्ट बन जाएगा, सारा कंपोनेंट। उस पूरी कहानी को याद करने के लिए एक टेम्पलेट है जिसको मैं बोलता हूं मैक्रो इकोनॉमिक टेम्पलेट। आपकी सारी कक्षाओं में मिला के करीब करीब मैं 12-15 टेम्पलेट्स पढ़ाऊंगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन रिलेटेड कोई सवाल आया तो 3PI करके लगाते हैं, इन जनरल चैलेंजेस का सवाल आया तो पिट्स करके लगाते हैं, इकोनॉमी में आया तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स वाला पार्ट लगाएंगे, अगर गवर्नेंस से रिलेटेड आया तो फिर अपन क्रैप ट्री लगाएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया, बहुत कम सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं भाई एग्री से और इंटरनल सिक्योरिटी से? यूपीएससी दिए हो सबके? सबके नहीं दिए हो? यूपीएससी में कितने आते हैं? यूपीएससी समझते हो? यूपीएससी कितने सवाल आते हैं? 4 आते हैं हर साल, 3 से 4 नहीं 4। और इंटरनल सिक्योरिटी में 4, और बीपीएससी में दोनों मिला के 1। उतना ही सिग्निफिकेंस है, उतना ही पढ़ेंगे। जब नहीं पूछ रहा तो नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ी करना है, जितने सवाल आएंगे उस हिसाब से पढ़ना है अपने को, तो वो वैसा ही उतनी ही थीम छोटी होती चली जाएंगी। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना सिग्निफिकेंस है। वो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले, टीम काम कर रही है, वो अपन करा लेंगे। एनीवेज, अगर मैं जाऊं आपको कोई चीज बढ़ानी कैसे है इकोनॉमी में, या इकोनॉमी में उस चीज के चैलेंजेस क्या हैं, तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक लगाना है। अब मैक्रो इकोनॉमिक आपने को ये पता है कि जब भी मैं कोई नई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, जैसे आपको स्टार्ट करनी हो, तो एक फैक्टर इनपुट करके कुछ सुना होगा, सुना है? 4 फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होते हैं?
लैंड, ऐसे होठ हिलाने से सुनाई नहीं देता, पहले सुन जाता था, अब नहीं सुनता, अब बोलना पड़ता है ऐसा आवाज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सवाल यही है कि भैया बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इन चारों में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो 4 पॉइंट तो वही हो गए, लैंड से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योरशिप से। लिखना नहीं है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, सोचेंगे वैसे बट कि भैया लैंड में क्या दिक्कत होगा, तो यार लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रहा होगा कुछ ना कुछ, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं मिल रहा होगा उस पार्ट के लिए, टैक्सेशन वैक्सेशन, लैंड जैसी आता है तो पता ना उसके टैक्स वैक्स से रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज आता है, तो वो वाला पार्ट कर देंगे। लेबर, लेबर से रिलेटेड क्या क्या सोचेंगे कि भैया लेबर अपना स्किल्ड नहीं है, तो याद करो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि आप किस किस को जॉब एक्सपीरियंस है, या आस पड़ोस में जॉब, मतलब आपकी जनरेशन में किसी ने जॉब किया हो, भाई ने, दोस्त ने, क्लोज फ्रेंड ने एंड ऑल किया नहीं, फिर तो बहुत पीछे हैं हम। अगर आसपास में भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। किया है कभी उसने फोन किया, भाई कंपनी छोड़ने की सोच रहा हूँ, नोटिस नहीं पे करना, किया उसने कि यार नोटिस है यार, या तो मतलब 3 महीने काम करना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी अच्छी है यार, 1 महीने में छोड़ देता हूँ, देखेंगे जो करना होगा, तुमने भी हाँ हाँ भरा होगा, हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसा हुआ होगा ना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत कच्चा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग तो अपनी 63 पहुंच गई थी, आखिरी रैंकिंग जब चाइना ने फज करना शुरू कराया था वर्ल्ड बैंक से, बट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में फिर भी अपन बहुत पीछे थे, वो 153 थी। तो कैपिटल में, सॉरी लेबर में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का दिक्कत है। अब जब लेबर फुल टाइम है ही नहीं, ये तो अपने को पता है, 90% इकोनॉमी तो अपनी इनफॉर्मल है, 85-90% के आसपास है। तो 85-90% अगर इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है का मतलब, इनफॉर्मल का मतलब क्या है, हाँ मतलब यहाँ तो 10 से कम लेबर काम कर रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं है कुछ भी, तो आपका एम्प्लॉयर आपके स्किल सेट पे थोड़ी ध्यान देगा, थोड़ी आपको 6 महीने ट्रेन कराएगा इन्फोसिस की तरह, कराएगा क्या, नहीं कराएगा। 6 महीने ट्रेन हो के भाग गया तो खुश हो रहे हैं, हाँ हो भी सकता है, ऐसा तो नहीं सोच रहे भागना ही चाहिए। मून लाइटिंग समझते हैं, मून लाइटिंग, जैसे मैं फेवर करता हूं मून लाइटिंग का, आप में से भी कुछ फेवर करते हो मून लाइटिंग का होनी चाहिए। मून लाइटिंग समझते हो, नहीं समझते हो? एक्चुअली क्या होता है, जब कभी लाइट चली जाती है इन जनरल, और जनरेटर जैसे नहीं होता है, तो मून से लाइट लेके आते हैं, उसी को कहते हैं मून लाइटिंग। बहुत पीछे मैं बता रहा हूं तुमको, ऐसा एक्चुअली क्या है, बिहार से सीधा दिल्ली की ट्रेन आती है, तुम शायद घूम घाम के आ रहे हो। मून लाइटिंग का मतलब अब क्या ही सरल भाषा में कैसे समझाऊं, आईटी वाले ही करेंगे, वही वर्क फ्रॉम होम के उसमें है। हाँ मतलब कि अपन एक साथ 2 नौकरियां कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, बहुत सारा उसमें था, कंट्रोवर्सी में था। अच्छा सरल भाषा, भाई तू ज्यादा पैसे कमा रहा है तो कोई दिक्कत है क्या सरकार को या किसी को भी, नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए ना मून लाइटिंग, कि नहीं होना चाहिए। एथिकल तो भाई टेलीग्राम से वीडियो देखना भी नहीं है, एथिकलिटी पे तो जाते ही नहीं है ना अपन, मतलब वहां मत घुस। अब तो ऐसा थोड़ी बोल देगा मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने हैंड आउट नहीं देखे हैं, फिर तो अपन झूठ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। एनीवेज एथिकलिटी मत जाओ, वैसे समझाओ मून लाइटिंग अच्छा खराब है ये बच्ची, हाँ सोच के बताएंगे, कल बताएंगे, इतना क्या सोचना है इसमें। तो वही इतने सारे तो ट्विटर पे चल रहा था, नहीं मून लाइटिंग होना चाहिए ना, नहीं तो वो तो हर किसी का पर्सपेक्टिव है, टेररिस्ट के लिए उसका काम अच्छा है, बाकी लोगों के लिए खराब है, मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा। लार्जेस्ट सोसाइटी के लिए बता, सोसाइटी के लिए अच्छा है, कैसे कंट्री के लिए अच्छा? एक आरएडब्ल्यू में काम कर रहा है वही आदमी आईएसआई में काम कर रहा है, तो सोसाइटी बढ़ रही है। सरल भाषा में बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मून लाइटिंग? फंस गए बच्चे, कैसे होना चाहिए, ऐसे कैसे होना चाहिए यार? वही टीसीएस में काम कर रहा है, वो इन्फोसिस में काम कर रहा है, वो उसने कोड लिखा, हम नया कुछ एआई बेस ला रहे हैं, वो उसको जाके चिपका दिया, ऐसा कैसे चलेगा यार? फुल टाइम हो। प्रॉपर पॉलिसी यही है कि आप एक जगह काम कर रहे हो तो दूसरी जगह नहीं कर सकते, यही पॉलिसी है। तू कल एसडीएम बन जाएगा फिर कोचिंग में काम करेगा,
कौन बोला किया जाए? तुम ही कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। उसको छोड़, तू एसडीएम बनेगा फिर कोचिंग में काम करेगा, वो लॉजिक अच्छा है कि नहीं है? करने में तो लोग मर भी रहे हैं यार, मतलब ये कोई लॉजिक हुआ? हर हर साल सड़क में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, तो क्या बोले अच्छा ही है? मून लाइटिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? सब ठीक है घर पे? मैं पूछ रहा हूं, इतना इमोशनल हो गए जो तू बता, सब घर परिवार सब ठीक है, तबीयत पानी एकदम? तेरे पे एक चैप्टर आया है इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ पे। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहा है ना तू, जा जाके चिप्स विप्स, और सीरियसली आया है इकोनॉमिक सर्वे डेडिकेटेड वन फुल चैप्टर ऑन हाउ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर बैड फॉर मेंटल हेल्थ। तू पहले 6 घंटे पढ़ता है? अच्छा, तू कितने घंटे पढ़ता है, पढ़ाई कितने घंटे करता है बता? एक तो 8 घंटे में पास नहीं होगा, पहले मैं ये बता दूं। अगर मैं बोलूं 16 घंटे पढ़ना है, तो 16 घंटे में क्या वो क्वालिटी आएगी? तो फिर मून लाइटिंग में कैसे आ जाएगी यार? तू एक जगह काम कर रहा है। तो फिर खुद ही 12 घंटे पढ़ ले, एक ही कंपनी में 12 घंटे काम कर ले यार। भाई ऑप्शन तो टेररिस्ट बनने का भी है, कौन रोक रहा है तेरे को? अरे यार मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तू इन्फोसिस में काम कर रहा है तो टेररिस्ट सुनने से होगा। तू बीच में मेरी शब्द काटेगा तो तू क्लास से बाहर जाएगा, और ऑप्शन थोड़ी होगा कुछ यार। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब इससे फीस इसीलिए ज्यादा रखता हूं ताकि समर्पण पूरा है, वो तो मुझे पता ही है ना। नहीं तो फिर यही होंगे सर, 12 घंटे 8 घंटे ये पढ़ूंगा, 4 घंटे वो पढ़ूंगा, 6 घंटे वो पढ़ूंगा। इसीलिए मैं पहले सोचता हूँ कि स्टूडेंट की सुननी चाहिए, फिर मुझे तेरे जैसे बच्चे मिल जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ मैं ही ठीक हूँ बस, मेरे हिसाब से चलेगा तो पास होगा, नहीं होगा तो फिर। एनीवेज चलो लेबर पे आ गए। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आया, लेबर आया। लेबर में आया आईपीआर एंड आरएनडी। तो अगर मेरा फुल टाइम एम्प्लॉय है ही नहीं तो मैं थोड़ी उसकी ट्रेनिंग में पैसे खर्च करूंगा। 6 महीने भाग जाएगा वो, 6 महीने मैंने ट्रेन कराया उसके बाद भाग गया। तो इसीलिए इंडिया में स्किल लेवल कम है, स्किल्ड लेबर कम है, जिसको अपन फॉर्मली स्किल्ड कहते हैं। सो अगर मेरा फॉर्मली स्किल्ड लेबर कम है, कितने परसेंट होगा? 5% बस। और किसी से कंपेयर करो, कोई और कंट्री जहां उससे ज्यादा हो। कोरिया 95। हाँ कोरिया 95 पकड़ लेते हैं, जापान छोड़ देते हैं, बहुत पुराना है, ग्रे हेड है, 50 साल की एज है। और यूएस से पकड़ लेते हैं 50%। तो यूएस 50, साउथ कोरिया। जब भी इंडियन डेटा आए तो कोशिश किया करो इंटरनेशनल कंपैरिजन की, कि उसको उठाओ और वर्ल्ड के साथ में कंपेयर करो। कुछ कुछ डेटा मैं दूंगा बट हाँ। तो लेबर आ गया। आरएनडी का क्या सीन चल रहा है देश में? आरएनडी कितना परसेंट है? 0.6 0.7% है। सेम ही है क्या पिछले 31 साल से? हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है? क्या रीजन होगा उसका? हाँ एक तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना, लोग ही कम है, कौन जाके आरएनडी करेगा? और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट में भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कंसंट्रेटेड है उसमें। और क्या होगा? सोच के बताओ। 38 मार्क का क्वेश्चन है भैया। जब तक आरएनडी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, जब तक आरएनडी पे एक्सपेंडिचर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वो एट प्रेजेंट कर नहीं रहा है तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटी की, वो जब तक सॉल्व नहीं करेगा तब तक आरएनडी का एक्सपेंडिचर, वो बोलेगा ना कि यहाँ फार्मर सुसाइड कर रहा है, वहां तो मंगलयान भेज रहा है, क्या करेगा मंगलयान भेज के? यहाँ बुलक कार्ट चल रहे हैं और वहां तुम मेट्रो ट्रेन बना रहे हो और बुलेट ट्रेन बना रहे हो, कौन चलेगा इसमें? 2500 रुपए किसके पास है? वो वाले सवाल तो आएंगे ना। अब नई टेक्नोलॉजी लानी है तो आरएनडी तो करनी पड़ेगी। तो आरएनडी इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कम है, इन जनरल सोसाइटी में नहीं है। लैंड लेबर हुआ, कैपिटल आया। कैपिटल में क्या है? एक्सेस टू क्रेडिट, पहुंच ही नहीं है पैसे की। एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, एनपीए बढ़ रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार का निवेश। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट अच्छा भी है और खराब भी होता है, दोनों चीजें होता है। कैसे? सरकार इन्वेस्ट कर रही है, अच्छा ही होना चाहिए, खराब कैसे होगा? बोलो सोचो। हाँ अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये होता है भाई कि
ये मान लो इकोनॉमी है, इसके अंदर पहले सरकार यहां थी, अब सरकार बढ़ के यहां पे आ गई, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर के पास था ये तो बाहर निकल गया ना, धक्का मार दिया उसको। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ने करनी थी अब वो पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है। सेकंड, अगर इनिशियल लेवल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब कम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, तो इट क्राउड्स इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सरकार बोले मैं 20 करोड़ दूंगा, तो वो सरकार की सीरियसनेस शो करता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा। जैसे आपने शायद कभी फिलिप कर सुना हो, सुना है? क्या होता है ये नहीं पता, सुना सुना है। आप सवाल ढंग से पूछो यार, मां साहब क्या कर रहे हो, है ना? नाम क्या है तेरा? सुशील। सुना सुना है कि आता भी है? तो बता फिर। तो अगर मैं यहां इन्फ्लेशन लगा लूं और यहां अनएम्प्लॉयमेंट लगा लूं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। कब तक? हमेशा रहेगा क्या? कब तक? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। अब लॉन्ग लॉन्ग पता कैसे चलेगा लॉन्ग है शॉर्ट है? पक्का ड्यूरेशन का गेम है इसमें, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन का गेम है? अपना आरबीआई को कितना टारगेट दे रखा है गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का? 4 ± 2%। तो ऐसा रेंज क्यों दे रखी है? ऐसे जीरो क्यों नहीं कर देते? क्योंकि कुछ परसेंट इन्फ्लेशन इज गुड इन द इकोनॉमी ना। तो फिलिप ने तो 5% दिया था इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई जब तक 5% रहता है इन्फ्लेशन, जब तक वो अच्छा है इकोनॉमी में। तो जब तक 5% की रेंज में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5, बस 0 से 5 के बीच में जब तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब तक अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो मतलब तब तक इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी बढ़ेगी वही तो लोग हायर करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन 5% के बाद जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड। वैसा ही एनालॉजी समझ लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, कि कुछ लेवल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गुड विच क्राउड्स इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बट इफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का नुकसान ये होगा कि सरकार के पास पैसा तो लिमिटेड है ना। फिर अगर मैं बहुत सारा मैं ही पैसा इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा तो सब्सिडी कौन देगा? फिर फार्मर सुसाइड करेगा, कुछ और इशू आएगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में होना था वो नहीं होगा। तो टू मच ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड्स आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बट ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड्स इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये रामलाल की कहानियों की तरह नहीं सुनना है, बीच बीच में लिखते जाना है, नहीं तो सुनने में अच्छा लगेगा, पन्ने खाली होके जाएंगे। ये जो बीच वाले एरिया में हम प्लॉट काटेंगे वहां लिखेंगे, प्लॉट नहीं काटेंगे, प्लॉट के लिए अलग लैंड देंगे हम। हाँ, उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बीपीएससी एग्जैक्ट कितने बाय कितने की कॉपी देता है। तो अब तो निकल गया, आप क्या लिखोगे? ये नहीं बनाना, समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। ये तो टेम्पलेट रटनी है, अभी दूंगा वो तो टेम्पलेट दिए वो रटनी है। ये तो इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, क्राउड इन क्राउड आउट, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स रट लेने अपने को ताकि समझ में आए। अच्छा ठीक है, फिर इनसे एक ग्राफ, फॉर्मूला, एकेडमिक कीवर्ड, ये सब की कहानी बनानी है। वो सब अगली क्लास में समझ में आएगा, आज थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगा। तो भाई कैपिटल एनबीएफसी क्या होता है अदर देन फुल फॉर्म? फुल फॉर्म नहीं बताएंगे कभी भी, फुल फॉर्म मेरे को आता है, मैं कंसेप्ट समझता हूँ। एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बोले तो क्या क्या करता है ये? हाँ, बैंक की तरह ही होते हैं बस, खत्म। मतलब इंटरनेशनली इनको शेडो बैंक्स कहते हैं, अपन इनको एनबीएफसी कहते हैं। बस बैंक की तरह ही होते हैं, बस बस वो आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो शेड्यूल्ड बैंक नहीं हुए, उसी की तरह फंक्शन करते हैं इसलिए। तो चारों, और चौथा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप? रिस्क लेना, कुछ नया करना, नया बिजनेस करने का माइंड सेट, स्किल सेट, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स होने चाहिए, रिस्क एपिटाइट ज्यादा होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में लानी है तो दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, कनेक्टेड चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, सब चाहिए, तभी तो कुछ अच्छा कर पाओगे, वरना क्या ही करोगे? पहुंचोगे नहीं वहां तक तो करना क्या? रोड पे गड्ढे हैं। तो इसका मतलब
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड। दूसरा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आता है एजुकेशन, उसमें आता है स्किल, उसमें आता है हेल्थ, उसमें आता है टूरिज्म। वो पूरा इंफ्रा की थीम में वैसे पढ़ाऊंगा, बट ठीक है, ब्रॉड ब्रॉड समझ गए ना। फिजिकल या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिला देते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो जैसे ही मैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो भैया लॉजिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए। देखो, रोड तो सिर्फ कनेक्ट करता है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मतलब यह है कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां कंजम्पशन हो रहा है, उसके बीच में जो भी कुछ आ रहा है सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। कि आपको वेयर हाउस मैनेजमेंट करना है तब भी वही करना है, स्टोरेज करना है तब भी, ट्रांसपोर्ट करना है तब भी, वो सब को अपन लॉजिस्टिक सेक्टर कह देते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे सेक्टर को लॉजिस्टिक सेक्टर कहा जाता है। तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर है, तो जब मैंने यहां कुछ प्रोड्यूस किया और यहां कंज्यूम किया, उसके बीच में ले जाने की कुछ कॉस्ट भी होगी। तो कितना परसेंट है लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में? क्रिटिसिज्म करते हैं ना बहुत सारा, मोर देन 25। ठीक ठीक लगा ले, तू कह रहा है पेन आया तो रॉ मटेरियल एंड ऑल तो जो भी है 25% तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है। 14% था, फिर एक दिन सरकार बोली कल से भाई तू 8% है, लॉजिस्टिक सेक्टर बोला ठीक है, तो अब 8% है। डोंट आस्क मी रीजंस। गवर्नमेंट ने एक दिन में स्टैंड बदल लिया तो अपन बदल लेंगे। अपन कौन सा जोक है, आज ऑनलाइन ये रिकॉर्डिंग है तो नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, याद दिलाना, जुबान बदलने वाला याद आ जाएगा। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने को। फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ भैया ग्लोबल में कुछ गड़बड़ चल रहा होगा कि अनसर्टेनिटी चल रही है। क्या अनसर्टेनिटी है? वॉर चल रहे हैं, और ट्रम्प बाबा आ गया वहां पे, रशिया का वॉर हो गया, इजराइल का वॉर हो गया, इंडिया का अनस्टेबल नेबरहुड चल रहा है। तो ये अपन सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से ही कमाते हैं क्या अपन? कितना कितना वल्नरेबिलिटी है हमारा ट्रेड पे? जैसे मान लो इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है, तो इंटरनेशनल ट्रेड कितना होगा? ट्रेड में दोनों होगा, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, और दोनों होगा गुड्स और सर्विसेज। 4%। और बता, ये मैं एक्सपोर्ट समझ लेता हूं, ये मैं इंपोर्ट समझ लेता हूं, ये मैं मर्केंडाइज मतलब गुड्स का। ये टर्मिनोलॉजी से तो तुम अवगत हो ना कि नहीं हो? हाँ कि ना? हाँ ना, बताना पड़ेगा। ऐसा मुंह से पहले मैं समझ जाता था, अब बोलना पड़ता है। समझ लेते हो ना? गुड्स का एक्सपोर्ट समझते हो? एक्सपोर्ट्स, निर्यात पीछे पीछे बोलेंगे। जिस हिसाब का तुम लोग मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हो, मैं कल से एबीसीडी सिखाऊंगा, वैसा ही जाने वाले हैं मुझे लग रहा है। एक्सपोर्ट कितना भाई देश का? मर गुड्स का एक्सपोर्ट? मर गए मोदी जी माइको में बोल बोल के यार तुम। पहली बार देश में, हाँ तुम्हें अभिषेक की तो 134 रन याद है, या वो भी याद नहीं है? कौन अभिषेक? वो तो अच्छे से याद है हमें। अगर इनसे ये भी पूछ लूंगा ना इंग्लैंड कितने पे आउट हो गए थे फुल, वो भी याद होगा। और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट याद नहीं है। अब बता किसका 2%? सवाल क्या है मेरा? सवाल है वैल्यू, वैल्यू बिलियन डॉलर। 400। हाँ मोदी जी बस थोड़ा बढ़ा दिए, देश में पहली बार 450 को टच किया था, बहुत सारा न्यूज में था। 450 बिलियन डॉलर, 450 बिलियन डॉलर है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट 700 और ज्यादा। मर्केंडाइज से ज्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है हमारा, पक्का। ऑनलाइन वाले बताएंगे कुछ? हैं? 320, 750 कर दें? चलो ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 300 बिलियन पे लॉक कर देते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या कह रहा था? अरे इससे पहले क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? हाँ, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज 750। गलत गलत याद है, बस याद है, गलत चीज याद है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
200, चलो 180 है, 200 लिख लेते हैं यार, 180 लिखते हैं यार, क्यों बेचारा बढ़ाया जाए। चारों को जोड़ दो, कितना हो गया? इतना भी सरल, मतलब डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है भाई, बता दो। 750 प्लस 180 प्लस 450 प्लस 300, पढ़ा ही नहीं अपन तो, कैलकुलेटर की जनरेशन है, इतना कौन जोड़ेगा? 1600, 1700 लगा लेते हैं। अब 1700 डिवाइडेड बाय इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन। कौन बोला? मोदी जी बोले 4 ट्रिलियन, और नेशनलिस्ट आदमी है, थोड़े दिनों पूछेगा तो 5 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन तो है ही ना, 4 ट्रिलियन 3.9 है, बट ठीक है 4 ट्रिलियन पकड़ लेते हैं, तो 4 ट्रिलियन हो गया। ये कौन सा तुमने सही सही याद किया है? तो भैया 1800 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 कितना आया? वही तो बताओगे, ट्रेड का वल्नरेबिलिटी कितना है, वही तो पता करना है कि कितना % ट्रेड हमारा देश के बाहर से हो रहा है, या तो हम उनको कुछ बेच रहे हैं या हम उनसे कुछ खरीद रहे हैं। 45%, तो 45% देश में इंडिया बाहर के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये वर्ल्ड में ज्यादा है कि कम है? वर्ल्ड एवरेज 55% है भाई, तो अपन कम है, अभी हम कम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से। तो अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी, 2 कंट्रीज में वॉर होगा, ये होगा वो होगा, तो हमारे 45% ऑफ जीडीपी पे असर आएगा, विच इज अ बिग अमाउंट। तो अनसर्टेनिटी होगा उससे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे हमारे ऑब्वियसली, बिकॉज जिस देश को हम बेचना चाह रहे हैं वही युद्ध में चला गया तो डिमांड नहीं होगी, तो क्या करोगे आप? फिर कुछ टेम्परेरी शॉक्स हैं, कोविड आ गया, वो सारे इश्यूज हैं, रिफॉर्म मत लिखना। फिर कुछ सेक्टर के भी तो चैलेंज होंगे, एमएसएमई है तो एमएसएमई के अपने चैलेंज, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर के अपने चैलेंज, कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन के अपने चैलेंज, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट के अपने चैलेंज, कुछ तो सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज भी लिखेंगे अपन। और फिर आखिरी लिख देंगे भैया सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये मोटा मोटी लगा लो अपने 8 पॉइंट हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो 4 कंपोनेंट, 4 के 2-2 सब कंपोनेंट याद कर लेंगे इस पार्ट के लिए। फिर आएगा कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, कुछ उस सेक्टर के स्पेसिफिक चैलेंजेस चल रहे हैं, सेविंग्स टू जीडीपी और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी के प्रॉब्लम। तो ये 7-8 पॉइंट्स हो गए अपने, याद कर लो। ये वाला पार्ट सिर्फ याद, आपके याद, कोई हिंदी मीडियम का तो नहीं है? ये हिंदी के ना साथ साथ में पीपीटी देते जाऊंगा, फोटो लेते जाओ, अबे फोटो लेते जाओ। हाँ हाँ हाँ, और बता, घर पे पानी वानी आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताते जाना बस, थोड़ी मेहनत करो। ये करके दे रहा हूं, कम है। बगल में एक दूसरे को पहले से जानते हो, फिर भी इतना लेकिन विश्वास नहीं है कि ये फोटो भेज देगा बाद में। अलग अलग फोटो लेंगे अपन, सब अलग अलग रहते हैं, तो इसको कौन सा फोटो तेरे घर फिजिकल लेके आनी है? और इतना जल्दी फोन का अंदर रख रहा है, अभी तो हर इंग्लिश की फोटो के साथ हिंदी का कंपोनेंट दे रहा हूं, तो साथ साथ में फोटो लेते रहना अपना। इसमें नहीं दूंगा, इंग्लिश वाला भी चाहिए, वो तो हैंडआउट में है। कोई ये वाला चाहिए ही नहीं, अरे नहीं चाहिए, टेम्पलेट ही याद करनी है, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है बस, रटना तो टेम्पलेट अभी रटाऊंगा ना। अब मैं आ जाता हूं टेम्पलेट पे भाई। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको भूल जाना। उसमें ही जब मैं लैंड की बात करता हूं ना, तो एक अच्छा एकेडमिक कीवर्ड है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। रेगुलेटरी मतलब रेगुलेटर का, कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है चीजों को जो चल रहा है एंड ऑल। तो मतलब रेगुलेटर्स अगर स्लो डाउन कर दें किसी चीज को तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। तो जिन भी सेक्टर में रेगुलेटर आया उसने स्लो डाउन कर दिया, ट्राइब्यूनल्स आए जैसे उस वाले पार्ट के लिए, या स्टील में आया या कोल में आया या हाईवेज में आया, जिस भी सेक्टर में रेगुलेटर्स हैं या डिमांड चल रही है वो इसको स्लो डाउन कर दें। बिकॉज रेगुलेटर तो बने ही इसलिए थे ना कि प्रोसेस फास्ट करें, ताकि जुडिशरी में नहीं जाना पड़े, वहां ऑलरेडी 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, बट उन्होंने स्लो कर दिया, तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। इकोनॉमिक सर्वे का कीवर्ड है। तो जब आप उत्तर लिखेंगे, आज नहीं समझा रहा हूं उत्तर कैसे लिखना है, टेम्पलेट कैसे दिखेगा एटसेट्रा, आज सिर्फ रटवा रहा हूं बस कि याद कर लो, कल की क्लास में उसमें घुसूंगा।
तो ये जो हेडिंग्स हैं ये आपके याद करने के लिए, बस इस वाले पार्ट के लिए। एग्जाम में जो पॉइंट्स लिखोगे वो यहां से जाएंगे इस पार्ट में। तो ये याद करो और ये 2 सब पॉइंट दिमाग में चमकाओ, ये याद करो 2 पॉइंट दिमाग में चमकाओ, ये याद करो 2 पॉइंट दिमाग में चमकाओ, फिर पूछूंगा मैं। तो यू हैव 1 मिनट। हो गया फिनिश? बंद करो फिर पूछेंगे। वैसे तो मैंने हिंदी का कमिट किया नहीं है, बट आई ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ कंटेंट इन हिंदी। उस एकेडमिक कीवर्ड्स और ये सब भी दूंगा। 1 सेकंड देना भाई लोग बस। ये जैसे ये इंग्लिश वालों का ग्राफ होगा ना, कहाँ चला गया? पॉलिटी, प्रीलिम्स, रीसेंट फाइल्स, नॉट फाउंड। आज का डेट है? ये तो पुराना हो गया। कहीं दिख रहा है क्या? 23/1, 3/2 है क्या आज? नहीं, ये भी नहीं है। वो दे दूंगा मैं, फिर दिखाता हूं आपको, वहां से उठा लेना आप। बोलो भाई। फर्स्ट वन इज लैंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज करप्शन है, लैंड एक्विजिशन है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, टैक्सेशन इश्यूज हैं। दूसरा है लेबर, डिवाइडेड इनटू बिना चीटिंग किए देखना है। बंद कर दो इसको, उल्टा कर दे बेटा। हाँ, आई डोंट ट्रस्ट इश्यूज। हाँ, सेकेंड इज लेबर डिवाइड इनटू 2, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, IVR, IPR, R&D। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, एक्सेस टू क्रेडिट, NPA, NBFC, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल इंफ्रा में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस नो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। कहे तो आपने पढ़ाया नहीं था, तो क्या हो गया? और नेक्स्ट इज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू स्किल सेट, हेल्थ। तो अपने को ये आगे जाके अब पता होना चाहिए कि भैया एजुकेशन में 6% GDP होना चाहिए, 4% पे बैठे हैं। हेल्थ 2.5% होना चाहिए, 2.5% से कम पे बैठे हैं। वो सब पता होना चाहिए, मतलब फिर उसको वर्ल्ड से कंपेयर करना। वो मैं ले जाऊंगा धीरे धीरे आपको वहां तक। तो ये हो गया अपना सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किल का भी इसी में आ जाएगा। फिर 5वां पॉइंट क्या है?
ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, तो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, करेंसी मैनिपुलेशन चल रहे हैं, रीजनल इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन कह देंगे कि 50% पॉपुलेशन ने 2000 वर्ल्ड पॉपुलेशन ने 2024 में वोट दिया है, तो पॉलिटिकल ट्रांजिशनिंग चल रही है, वो डाल देंगे अपन, सर्वे का डेटा है, सर्वे वाली क्लास देख लेना। और क्या है नेक्स्ट, सिक्स्थ, टेम्परेरी शॉक छोड़ देते हैं, अब कोई शॉक नहीं है, सब बढ़िया है इकोनॉमी। कौन बोला जीएसटी खराब था और डिमोनेटाइजेशन, सब अच्छा अच्छा था। हाँ नेक्स्ट, सेक्टर स्पेसिफिक इशू है और इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो का इशू है। तो पहले क्या होता था कि अगर बच्चा क्लास में नहीं बोलता था तो तब टीचर का लॉस हो रहा होता था, अब तुम्हारा खुद का लॉस होगा, तो उसी हिसाब से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, अपनी फीस आ गई, तुम्हारे को देखना है कि सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए क्लास में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान है। मेरा तो जब रैंक 1 आया था मैं तभी मार्केट नहीं किया उसको, तो रिजल्ट पे बहुत ज्यादा जाते नहीं है अपन, बट नुकसान तुम्हारा होगा, तो उसी हिसाब से एंगेज करना। मेरा होगा बट ज्यादा नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है भाई सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इस पे सवाल आ सकता है, पढ़ा दूंगा मैं। दूसरा आ सकता है 5 ट्रिलियन बनोगे कैसे, या 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे बनोगे। तो वैसे ही बनेंगे, वही 10 कंपोनेंट अच्छे करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वाले। अगर जीएस 1 में आएगा वैसे आ गया, वैसे तो 2 में आना चाहिए। 1 में आ गया तो सोशल वोशल के एक आधा एंगल डाल देंगे बस, नहीं तो 2 में आएगा तो इकोनॉमिक एंगल डालेंगे बस। फिर आएगा एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिटिकल फॉर इंडिया, तो एक्सपोर्ट लेड क्रिटिकल ग्रोथ वही कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट स्पेसिफिक वाला मैं पढ़ा दूंगा बिकॉज एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑलरेडी पूछ चुका है तो रिपीट तो होगा नहीं, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी एज सच पढ़ेंगे नहीं, बट उसके जो चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस अब बड़े आसान से रहते हैं यार, मतलब अगर हम कोई चीज एक तरीके से पढ़ना चाहें तो इट बिकम्स वेरी इजी। मैं आपको एक्सपोर्ट के चैलेंजेस पढ़ाता हूं, जैसे अभी ऐसे रैंडमली पढ़ा रहा हूं, वो आपको हमेशा याद रहेंगे, भूलोगे ही नहीं कभी। तो एक्सपोर्ट का सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमारी जो बास्केट है ना एक्सपोर्ट की, वो बहुत नैरो है, लेस नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही हो गया, नैरो एक्सपोर्ट बास्केट। दूसरा, जिस आइटम्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना वो बहुत लोअर है वैल्यू चेन में, शायद आपके हैंडआउट में होगा एक्सपोर्ट वाला टॉपिक, है क्या, देखना एक बार। है हाँ पेज नंबर बताओ, उसमें ही होगा चैलेंजेस। फॉरेन ट्रेड तो आ चुका है तो रिपीट तो होगा नहीं, यही है, ये देखो यहां यही लिखा हुआ, बस मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, यही है चैलेंजेस। अब मैं आपको याद करा रहा हूं कि याद कैसे होती है कोई भी चीजें, मतलब क्लास के जो आपने मुझे पैसा दिया है मैं वो जस्टिफाई कर रहा हूं कि कैसे अपन वो भूलेंगे नहीं। तो एक तो नैरो बास्केट है, दूसरा जो आइटम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही लो वैल्यू चेन में बैठे हुए हैं। या तो मैं आईफोन एक्सपोर्ट करूं, या मैं आईफोन के कीपैड का कुछ छोटा सा कंपोनेंट एक्सपोर्ट करूं। तो जो आइटम्स मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अपन तो अभी भी 10 साल हो गए, 10 साल से बजट में मुझे यही सुनता है अपन टॉय हब बनाएंगे देश को, छोड़ देते ना टॉय को, कुछ एआई हब भी तो बना सकते हैं। तो वो एट प्रेजेंट अपन ना लो वैल्यू एंड पे ही अटके पड़े हैं, लो वैल्यू चेन पे बैठे हुए हैं अपन। तीसरा क्या है कि जिस चीज की डिमांड है और जो चीज अपन सप्लाई कर रहे हैं वो मिसमैच है, बिकॉज सरकार जो है वो वैश्विक श्रृंखला में जुड़ना ही नहीं चाह रही। अब इनको समझ में नहीं आएगा क्या है ये। तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, एफिशिएंट नहीं है हमारे आइटम्स। क्यों नहीं है? बिकॉज इनफॉर्मल इकोनॉमी में बैठा हुआ है, एमएसएमई है, तो इतना एफिशिएंसी आ नहीं पा रही है। तो वर्ल्ड में जो डिमांड है और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोनों के मैच नहीं हो पा रहे, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। वैसे भी अपन रेस्यूडरी एक्सपोर्ट अप्रोच में विश्वास रखते हैं, जो देश में बच जाए वो बेच देंगे बाहर। ऐसा कृषि में भी तो यही है, वीट राइस उगाएंगे जिसको अपन कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि पहले अपने लिए है, जो बच जाएगा वो अपन दे देंगे उस वाले पार्ट के लिए, रादर देन कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। वो नहीं हुआ है। तो जो डिमांड है वो अलग है, जो सप्लाई है वो कंपोनेंट अलग है। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि जो आइटम्स आप बेच भी रहे हो ना
वो अनडिफरेंशिएटेड हैं, मतलब कि ब्रांडेड नहीं है। और जब तक ब्रांडेड नहीं होता तब तक कमाई नहीं होती। आईफोन के सब कंपोनेंट कितने भी बेच लो आप, जब तक वो आधा एप्पल उस पर जुड़ेगा नहीं लोगों, तब तक वो मार्जिन्स नहीं आएंगे ना। एक आईफोन का 1 लाख का फोन क्या ही आता है यार। एक थम्सअप की बॉटल कितने रुपए की आती है? 25-30 रुपए की आती होगी। कितने बनती है पता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसका? पैसे में है, रुपये में भी नहीं है, पैसे में है। क्यों? क्योंकि ब्रांड लग गया उसके ऊपर। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो 4 मैंने आपको अभी बढ़ाए। एक, नैरो बास्केट, लो एंड ऑफ द वैल्यू चेन, डिमांड अलग, सप्लाई अलग, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अपन बेच रहे हैं। अब यहां से पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट और होगा। नैरो बास्केट, डिमांड सप्लाई मिसमैच, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लो वैल्यू एंड में बैठे हुए हैं और नैरो सेट ऑफ मार्केट्स हैं। ठीक है, जहां बेच रहे हैं वो भी बहुत नैरो है। तो अपना 50% एक्सपोर्ट जाता है यूएसए और यूरोप में। दोनों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। यूरोप की ग्रोथ रेट क्या चल रही है? पढ़ाया है सर्वे में, देखी नहीं क्लास अभी तक? हाँ, बोल भी रहा है नहीं देखी है, बताना नहीं है, कम से कम झूठ बोल देना है सर बीमार था, कुछ और था, बहाने बनाने हैं। तो एक किताब लिखनी है इसकी अलग से। वो एक एथिक्स का पेपर आता है, वर्चुअल होता है, दिखता नहीं हो, उसके काम आएगा। बीपीएससी में एक एथिक्स का पेपर आता है। तो कोई अच्छा सा बहाना लाओ, क्यों नहीं देखी सर्वे की क्लास? बढ़िया एकदम चमकदार। सर बीजेपी का सपोर्टर हूं सर, मतलब मैं दिल्ली में इलेक्शन में चला ही गया था सर, क्या करूं? देख वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो जाएगा शायद ये, तो मुझे ऐसा जोक नहीं मारना चाहिए, बट फिर भी मार देते हैं। बड़ा ही एकदम जाति स्पेसिफिक जोक है भाई। और हरियाणा में वैसे भी यादव और जाट के बीच में बहुत गड़बड़ चलता है, बट फिर भी जाट यादव भाई भाई, तो एक जोक सुना ही देते हैं। तुम में से कोई जाट है क्या? पहले तो ये बता दो। तो ये बच्चा जाट है वीडियो के लिए, तो एक बार ये नहीं, कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा, इसको बना देते हैं जाट भाई। तो भाई साहब हमारे एक शादी में जाते हैं, बहुत पुराना जोक हो चुका है, बट सुनने में उतना ही मजा आएगा आपको। मना कर रहा है, नहीं सुना है, म्यूट कर देते हैं, चल कोई नहीं, सॉरी। तो कह रहा ताई जाट की जुबान है, जो दे दी वो दे दी, चेंज कैसे कर लें इसको? अब तो दे दी ना, मतलब जाट में तो फेमस ही है ना भाई, जुबान के पक्के होते हैं वो। तो अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन ने बोला 5 तारीख को, बट अपन यादव एक्चुअली ओबीसी में आते हैं, उसका एक रीजन है। तो अपना कोई फिक्स नहीं है, अपन 3 को ले लिया हमने क्लास, तो वो कैसे चलेगा? बट उसका सर्वे से क्या लेना देना, मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। सर्वे की तो लाइव क्लास का लिंक हम खुद डाले थे, पढ़ लेना, देख लेना। नहीं, हाँ बताओ कोई, बट यही तो कह रहा हूं, बढ़िया से बहाना निकाल के ला कोई। देख मेरे को ना नेक्स्ट क्लास के लिए कंटेंट चाहिए, ये सब तो आता है मुझे। 1 आवर का समरी वाला, 1 आवर का समरी। तो पहले क्या होता था कि एग्जाम भी ऐसा ही होता था, कुंजी से पढ़ लो पास हो जाता था। अब पता नहीं 38 मार्कर का ही पूछ लेता है वो। एक लेटर और लिख, कि कोई छोटा सा पूछे ना 10 मिनट का, कहाँ 38 नंबर के सवाल सुन रहे हो? तो मेहनत का ना कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपन 1 घंटा कर लेंगे काम चल जाएगा, वो सिर्फ फीलिंग देता है। बिना मेहनत है तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो बनेगी नहीं बात। ऐसा भी नहीं है कि तेरे को पूरा सर्वे पढ़ना है, बट यार 8-10 घंटे तो वीडियो देखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ। फिर तो उसको घास काटना कहते हैं हमारे यहाँ। घास काटनी चाहिए, खाएंगे क्या लोग नहीं तो, बट पेपर नहीं पास होगा उसमें, धूर्त बच्चा। एनीवेज, अब याद हो गया एक्सपोर्ट क्या चैलेंज? एक ही चैलेंज, एक लो एंड में फंसे पड़े हैं भाई साहब, दूसरा नैरो बास्केट है, डिमांड अलग है, सप्लाई अलग है, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केट ही बहुत नैरो है। हो गए 5 पॉइंट याद। तो कभी भी एक्सपोर्ट बास्केट का कुछ इशू आएगा, अब सपोज करो कोई स्पेसिफिक सवाल आ गया, स्टील का एक्सपोर्ट का इशू है, इसके एक्सपोर्ट का, यही पॉइंट लिखने हैं। तो ये चीजें तो आपको मतलब रटनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हैंडआउट से काम चल जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल, ये सब हो गया था। अरे टेम्पलेट पढ़ा दिया।
चल भाई, एक और छोटा सा मुझे कंसेप्ट समझाना है, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ड्रॉ कर लो इसको, हैंडआउट में नहीं होगा शायद, शायद देख लो फिर भी। तुम इसकी फोटो ले लो पहले। मैं बता रहा हूं, एक समोसे में दे देगा ये फोटो, एक हफ्ते के लिए बांध ले इसको। नहीं है, दोस्ती में भी ट्रस्ट भी नहीं है भाई। कितने सालों से जानते हो? 4-5 साल में 4-5 फोटो शेयर नहीं करेगा तू? कमाल हो गए भाई। ऑनलाइन का बच्चा कह रहा है सर हमें भी सुनना है। और एक बेचारा शरीफ सा बच्चा है मनोज, कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही है। यार मनोज, जोक सुनाना था भाई, एकदम जाति निर्धारित जोक, तो म्यूट करना पड़ता है। समझाएं? देखो भैया, देश के अंदर जितनी भी इनकम आ रही है, इनकम के दो पार्ट बन जाते हैं। मतलब आपकी जो भी इनकम आ रही है, या तो आप कंज्यूम कर रहे हो या आप सेव कर रहे हो, यही तो करोगे, और क्या करोगे। अगर सेविंग्स देश में बढ़ती जाएं तो वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगी। आप उस पैसे को कहीं ना कहीं बैंक में जमा कराओगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है तो आप मतलब एज ए कंपनी बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्राइस पर आइटम डिक्रीज होगा, कि पहले आप 500 यूनिट बनाते थे 5 रुपए के प्राइस से, अब आप 1000 यूनिट बना रहे हो 4 रुपए 90 पैसे के प्राइस से, बिकॉज अब मशीन बना रही है। पहले ह्यूमन बना रहा था, मशीन में भी बेटर मशीन, उससे बेटर मशीन, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। अब अगर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने का मतलब है आइटम का प्राइस सस्ता हो गया। अगर मैंने उसको डोमेस्टिक मार्केट में ही बेच दिया तो मेरा कंजम्पशन बढ़ गया ना, तो मतलब सेविंग्स कम हो गई, क्योंकि 100 रुपए आ रहा था मेरे पास में, 100 में से मैं 40 रुपए सेव कर रहा था, 60 रुपए कंज्यूम कर रहा था। अब मैं 60 की जगह 65 करूंगा, बिकॉज अब ये पेन मुझे सस्ता मिल रहा है। कंट्री के लिए तो लॉस है, तो आप वो सस्ता पेन कहीं बाहर बेचोगे, तो आप नया मार्केट आइडेंटिफाई करोगे, वहां जाके एक्सपोर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी किसी भी आइटम की, तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, न्यू मार्केट बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर सेविंग्स बढ़ेगी तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपने एक्सपोर्ट बढ़ाया और लोकल मार्केट में उसको सेल नहीं किया, एक्सपोर्ट की वजह से और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंपनीज नए नए लोगों को हायर करेगी, तो जॉब बढ़ेगी, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब उन लोगों की जॉब्स और इनकम बढ़ेगी तो उन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और उस परचेजिंग पावर एक आइडिया देगा कॉर्पोरेट्स को टू इन्वेस्ट मोर। तो ये बन जाएगी वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ गए? लिख लो, पढ़ लो, देख लो, फोटो ले लो, घर जाके बना लो, जो करना है कर लो। हो गया भाई? पढ़ लिया? फिर तो तुमने 100 के वीडियो भी नहीं देखे होंगे। 100 सुना है? साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, उसके वीडियो देखे नहीं? मतलब कितने देखे हैं? 2 पूरे देखे, बट पहले देखे हैं। हाँ हाँ, तो सेकंड टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम की बात नहीं हो रही है। 4 देख लिए? कहां से देखे? यूट्यूब पे तो है ही नहीं 100, यूट्यूब पे तो है ही नहीं। अभी तो उससे इसलिए अभी तो पूछ का एडमिशन लिया इसने मेरे से, वो तो मुझे पता ही था, देखा नहीं इसने एक भी। क्या क्या तेज बोलेंगे? 3 तो नहीं देखे, सच सच बताएंगे, चाहे 2 हो सकता है, 3 तो नहीं देखे मेरे पास। वैसे तुम सबका वो कितने नंबर ऑफ आवर्स का एक्सेस होगा, कभी चाहोगे दिखा देंगे हम, किसने अपलोड किया वो भी एक्सेस रहता है। अभी बस शुरू शुरू में मौका दे रहे हैं हम, मतलब ऐसा माइक्रो सेकंड्स का भी रहता है, किस पोर्शन को 2 बार देख रहे हो उसका भी रहता है। मतलब हम तो डेटाबेस ही चलते हैं ना, और कैसे चलाएंगे? देखा ही नहीं
क्या 100 क्या है यही नहीं पता। पहले 1857। तो वापस देख लेना भाई। और बता भाई, नहीं देखे नहीं है? काहे इतना महंगा कोर्स लेते हो जो देखना नहीं होता? तो सबसे सस्ता कोर्स बीपीएससी का मेंस का कितने का है? सबसे सस्ता? हाँ वही, ऐसा ही कुछ मैं जान रहा था इसके लिए। फिर काहे नहीं लिए? तो भाई 100 भी देखना, मेरे पे मॉरली इतना प्रेशर डाल देते हो भाई, अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा, इतना महंगा फीस लेता अच्छा बड़ा, और फिर देखते नहीं हो। कैसे कैसे सुधारूं मैं, बता। 2 तो कम है। उन्होंने तो एक्चुअली क्या होता है, पहले भगवान धरती पे आते बहुत कम थे, अब उस रूप में अवतार ले रहे हैं वो कुछ भी चल सकता है इसमें, कौन सी बहुत बड़ी बात। बता भाई, एक भी नहीं देगा? क्यों? ये देखा, यही है वो अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स के बहाने। ये सुन के एकदम अच्छा, कुछ बोलने को आई नहीं, अब क्या ही बोलूं। ठीक है चलेगा, एक भी नहीं देगा? क्यों? अभी लिया एडमिशन है ना, सही है एकदम, ये अपन एकदम, हाँ अभी लिया, अभी लिया। देखा है तो इतना सोच के कैसे बता रहा है? यूपीएससी वाला टेलीग्राम। बोल भाई सुशील कुमार। ये सब यही पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ? ऐसा तो पूछ नहीं रहूंगा घर पे। पूरा देखा है? हाँ जहां से भी देखा कोई बात नहीं, देखने से मतलब है, वो तो मुझे पता ही है। ये जो एथिकल की बातें कर रहा था तेरी तरफ, मैं ऐसे थोड़ी देख रहा था। वो कौन सी मूवी है जिसमें है वो डायलॉग, हमारी उम्र में एक झलक काफी है समझने के लिए? तो एक झलक में समझ में आ जाता है बच्चा कैसा है। चिंता मत कर, एकदम बच्चा बना दूंगा मैं तुझे। 2 ही ऑप्शन होंगे तेरे पास, या तो स्टूडेंट बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा तो पेपर पास हो जाएगा, और बस एक ही है, और तो ऑप्शन कुछ नहीं है। एक कब, कितना पहले देखा था? अभी 10 दिन पहले ही। रात के 10:30 बजे किया था? तो कितना शाम, मतलब कितना शाम? मैं नाराज चल रही हूँ इधर से। तुम भाई लोग, ये बहुत बढ़िया बहाना है ये। मैं कल भी पूछूंगा, कल भी यही बोलेगा, आज भी एडमिशन लिया सर, कोर्स एक्सेस नहीं मिला था, ये वाला। फिर परसों बोलेंगे ऐप नहीं चल रही थी, उससे अगले दिन बोलेंगे फिर क्लास में दूसरी टीचर की क्लास आ जाएगी। ये अच्छा है, बट आई लाइक इट। एनीवेज उसको देख लेना यार, वो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखना बहुत जरूरी है। उसको एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करना, बस देखने देखने के लिए 1.5x करके निपटा देना। आपकी 100 अलग से होंगी इसमें बीपीएससी स्पेसिफिक, बट वो बेसिक हाइजीन तो सेम है ना। इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, कितने पॉइंट्स, एक पॉइंट में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, क्या एग्जाम्पल, कहां से ग्राफ, वो सब सेम है भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वो सेम रहेगा, तो वो देख लेना। एनीवेज फैक्ट शीट पे आ जाए, एक दो वो और देखना था बस, हाँ, कि ये 35 साल हुए हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को, उससे भी सवाल आ सकता है, तो वो और देखेंगे। कितना चल रहा है जीडीपी? जीडीपी एट कांस्टेंट को भूल जाते हैं, हटा दो इसको, पहले वाले को। सिर्फ एट करंट प्राइसेस कर लो। कितना है जीडीपी? $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन बोले तो, अरे वही तो है, कहां चला गया? $4 ट्रिलियन मतलब कितने लाख करोड़? नहीं बताओगे क्या आज? $4 ट्रिलियन मतलब कितने लाख करोड़? बोल भाई सुशील मोदी। लाख करोड़ में बता। कैसे आया 40 लाख का नंबर? मल्टीप्लाई तो 85 से ही करेगा। 4 लाख करोड़? मुझे नहीं पता, तुम बताओगे 4 लाख करोड़ आएगा कैसे?
मैं तो कह रहा हूं तेरे को मल्टीप्लाई डॉलर में रुपी निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई तो 85 से करेगा, तो 4 को 85 से मल्टीप्लाई करेगा तो मतलब वो स्टार्टिंग के नंबर तो सेम लाओ, 35, 3.5, 0.35, 350 आएगा तो वैसे सही। 400 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, 40 कैसे आएगा? तो $1 बिलियन इक्वल्स टू 8,500 करोड़, ये समझ ले। $1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 85 लाख करोड़, ये याद रख लो। $1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 85 लाख करोड़। तो 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, उतने लाख करोड़ हो गया। कितना हुआ? 350 लाख करोड़ कर लेते हैं। 350 लाख करोड़ लिख लो। नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस। फिर भाई रैंकिंग तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना है। तो अभी तो 5th लार्जेस्ट है। 2014 में कितनी थी? होमवर्क दे दिया आपको मोदी ग्राफिक्स का? नहीं, ग्राफिक्स था ही नहीं, इन्फोग्राफिक्स है। ये तभी नहीं आ रहा है, जी नहीं लगाया तुमने। आज का होमवर्क लिख लो। ये ग्राफ बनाने हैं, कुछ सैंपल दे दूंगा मैं आपको बनाने के लिए। अभी थोड़े बहुत दिखा देता हूं, बट फिर भी दे दूंगा। ठीक ठाक सा लेवल का कंटेंट है अपने पास में, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। कहीं दिख रहा है मोदी जी? तो ये वाला सेक्शन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, यहां जाके देख लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों दे दूंगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के ग्राफ्स हैं जो आपको बनाने हैं अपने लिए। किस फॉर्मेट में बनाने हैं? एक ब्लैंक शीट देता हूं वैसे तो मैं, इसमें कहीं दिख रही है ब्लैंक शीट? कुछ मैं फॉर्मेट की ब्लैंक शीट दूंगा, उस फॉर्मेट में बनाना है, समझ गए? तो इसको बना लेंगे, एक आदत समझ में आ जाएगी कि बनाने कैसे हैं। ये छोटे छोटे ग्राफ्स हैं। देखो मैं आपको दूंगा करीब करीब 200-250 ग्राफ्स। हाँ, फैक्ट शीट वाले को कन्वर्ट करना है और मोदी जी को भी कन्वर्ट करना है, मतलब मोदी इन्फोग्राफिक्स को भी कन्वर्ट करना है, दोनों वाले पार्ट को कन्वर्ट कराना है। लेकिन ये डायग्राम, ये ग्राफ ऐसी बनेंगे जो एग्जाम में बना पाओगे। जैसे ये है, ये नहीं बन पाएगा। आपको लगता है इतनी लाइन बना पाओगे? इतना समय होता है फिर इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल, ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको एक ब्लैंक शीट दी जाएगी जो हम आपके साथ में आज शेयर कर देंगे। वो कुछ ऐसी होगी, ये पेज लगा लो, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। यहां अपन ग्राफ बनाएंगे, जो भी बनाना है। यहां उसको यूज कैसे करने वाले हो वो लिखना है। जैसे आपने अगर ये बनाया कि भैया रोड का शेयर इंडिया में तो है 60% और वर्ल्ड एवरेज है 30%, और रेलवेज इंडिया में है 30-32%, वर्ल्ड में है 60%, तो आप लिखोगे लूप साइडेड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। सोचो जितना जितना, अभी मैं दे दूंगा इनफ कंटेंट। शुरुआत के 1 हफ्ता 10 दिन आपके बहुत खराब रहने वाले, जिस दिन आप अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़ के मेरे तरीके की पेडागोगी समझने की कोशिश करोगे। कुछ आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ आएगी, कुछ नहीं आएगी। वो चलता ऐसी है साइकिल कि वो सब एक साथ में समझ में आ जाए तो हर कोई कर लेना, तुम्हारे लेवल पे भी और मेरे लेवल पे भी, तो फिर तो उससे सिलेक्शन तो होगा नहीं ना कहानी। इसलिए शुरुआत के कुछ दिन स्ट्रगल के हैं। तुम्हें हिंदी मीडियम का देंगे अलग से, हिंदी मीडियम का ज़्यादा अच्छा है। वो बच्चे, हिंदी मीडियम का बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है। इंग्लिश वाले को ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको लगता है यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से। इनमें 2-4 ही हैं जो नशे बेच रहे हैं मोटिवेशन के, तो पता है सिलेक्शन तो होना है नहीं, तो क्यों ही बाय करना है। तो एनीवेज, तुम्हारा कोर्स तो फिर भी सस्ता है। यूपीपीसीएस का मेंस का कोर्स क्या कॉस्ट है उसकी?
ऐसा वो नहीं कर रहा हूं, बट जितनी मेहनत है मैं उतना प्राइसिंग रखता हूं। क्या फीस है उसकी? 19,999। और थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये हुआ है कि हमें ही एडमिशन बंद करने पड़े और बच्चे सर्विस नहीं दे पाएंगे। अपन तो देखो मार्केटिंग से तो आए नहीं हो तुम लोग, किसी दोस्त ने भेजा होगा, कंटेंट देखा होगा, कुछ और पुराना बच्चा होगा, सब वहीं से आता है। तो मतलब एक ट्रस्ट पे आता है। तो एक लेवल तक ही आप सर्विस दे सकते हो, उसके बाद आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो। तो पैसा अगली साल कमा लेंगे, उससे अगली साल कमा लेंगे, मतलब वो वाला एंगल है। तो अभी वाले पार्ट के लिए जितना मैं एफर्ट आपसे डलवा रहा हूँ डाल दो, वरना ये स्टेट पीसीएस में भी कंपटीशन आ जाएगा। अभी नहीं आएगा तो 2 साल बाद आएगा। मतलब जब से श्रुति शर्मा आई तब से एग्जाम्पल आ गए ना, चाहे तुम चाहो चाहे मत चाहो कंपटीशन लिखेगा, पास होना है तो तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। तो अब ये बार ग्राफ फॉर्मूला ये बहुत दिनों तक ऐसे नहीं है कि मार्केट से बाहर रहेंगे। 2-3 साल में मार्केट इससे सैचुरेट हो लेगा। बीपीएससी में आप लोग पहले होगे जो इसको लिखोगे, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट सम एज। तो जब क्या करोगे नायब तहसीलदार में फंस के? इतनी मेहनत कर ही लेते हैं कि एसडीएमएल के खत्म हो, वरना फिर उसी साइकिल में फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है कि क्या पता मन कर जाए तो यूपीएससी देना है, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी सेटल है। नायब तहसीलदार में जिंदगी सेटल नहीं है भाई, क्योंकि जब नौकरी करोगे तो लगेगा यार इसके तो बस GS2 में ज़्यादा आ गए, नहीं तो बाकियों में तो मेरे ज़्यादा थे। फिर वो जिंदगी ना कंपैरिजन में ही चलेगी। तो इसलिए एफर्ट डाल रहे हो तो पूरा डालो या फिर मत डालो। तो पूरा मतलब अगर सोचा है दिन में कि 6-8 घंटे पढ़ोगे तो 10-12 घंटे पढ़ो, 10 सोचा है तो 12 करो। 12 के आसपास में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बट 12 घंटे के मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट आते हैं। उनको भी एक एक्सटर्नल चेक चाहिए होता है कि यार मतलब कभी ना कभी तो नजर जाएगी टीचर की, चली भी जाती है तो समझ में आता है यार ये 12 घंटे चल रहा था, इसका एवरेज अचानक से 6 घंटे क्यों हो गया, तो टोक देते हैं, उतना ही बहुत रहता है। तो 12 घंटे मुझे लग रहा है अपन पढ़ सकते हैं, 12 घंटे इज डूएबल। तो यही वाले ग्राफ डायग्राम्स और ग्राफ बनाना भाई जो एग्जाम में बना पाओ, वरना कोई फायदा नहीं है। जैसे ये है, ये ना बनता एग्जाम में, खैर ये तो काट दिया बच्चे ने, बट हाँ ये बन जाएगा। ये अच्छा तो है, थोड़ा ही तो इनोवेशन है, बट मैं फिर भी आंखें बंद करके कह सकता हूं कि ये किसी लड़की की कॉपी है ना? सुशील सच सच बता, इतना इनोवेशन तो नहीं आ सकता अपने में। लड़कों में ही वो जीन्स बने ही नहीं, वो वैसे वाला पार्ट अपन को ऐसा चमकता ही नहीं हो, है ना? देख मछली ही नहीं है, मछली का मुंह भी अच्छा है। बात सिर्फ मछली तक नहीं है, मैं बता रहा हूं। बट गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये कुछ खा भी रही है। ये 9.84 याद नहीं रहेगा, इसको 10 करो। ऐसा फैक्ट याद करो जो एग्जाम में रेप्लिकेट हो, वरना तो सिर्फ नोट्स बना रहे हैं अपन। नोट्स नहीं बनाने, बिना नोट्स के बथेरे सिलेक्शन होते हैं। ये 29.17 ये ना होता भाई याद। मोदी जी ने तो नंबर बताना था एग्जैक्ट, कोई सवाल कर लें, इसलिए उन्होंने 29.17। आप तो 30 लिखोगे, अपन मोटा मोटी वो याद रखेंगे जो एग्जाम में लिख सकते हैं। घर ही बना दिया यार बच्चे ने। भाई थोड़ा सीख लेना ना, क्योंकि आंसर कॉपी में अगर ये जाएगा और तुम्हारा एक घर जाएगा जिसमें ना दरवाजे होंगे ना खिड़की होगी, तो थोड़ा गड़बड़ होगा। थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, तुम चाहे चाहो चाहे मत चाहो, बट वो थोड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये मोदी जी के इन्फोग्राफिक्स एकदम इकोनॉमिक सर्वे के साथ लेटेस्ट होके आ गए हैं। तो कितने बनाओगे? ऐसा पहले क्या था, मन की बातें पढ़ लेता था, हाँ वैसा बोलना पड़ेगा। 30 बना लेते हैं क्या? 30 बना लो, जो पसंद आए वो, जो आपको लगे आपके लिए जरूरी है वो 30 बना लो। वैसे तो मेरे पास ये बेस्ट कॉपीज भी हैं, अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूं, और नहीं चाहो तो मेहनत कर लो यार, इनने भी तो करी है खुद से ही, इनको थोड़ी दिया था। ग्राफ टू वो कन्वर्जन जो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का, वो दे दूंगा मैं आपको। ये वाला खुद से कर लो, खुद से कर लेते हैं। खराबी तो बनेगा, फिर बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चल भाई, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इस बार का सर्वे ने बोला है भैया 6.5% ग्रोथ रेट होगी। तो ये जो अपन अभी 5th लार्जेस्ट हैं, 2014 में कितने थे?
11th लार्जेस्ट है। फिर अरे ये भी आराम नहीं करने देगा मुझे। ये बताओ नेक्स्ट, ये जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है इन जीडीपी 18% है, उसके सामने लिख लो एम्प्लॉयमेंट में शेयर, यहां लिख लो एम्प्लॉयमेंट में। एग्रीकल्चर का कितना भाई, कितने परसेंट लोगों को रोजगार देता है? 45%। 43 42 हो गया वैसे, 45 लिख लो, 40 लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। और इंडस्ट्री, ये जो कुंजी नोट्स है ना, ये कुंजी, ये कल से नहीं लाएंगे, कल से ये ऐसी फाइल लाएंगे। हाँ, इंडस्ट्री 30% लगा लो, 28-30%। और सेम उसका भी है 30-32%। 30-32% है भाई बस। वो जो तू बोल रहा है वो कंस्ट्रक्शन जोड़ के बोल रहा है। इंडिया में अब कंस्ट्रक्शन नहीं जुड़ता उसमें, पहले जुड़ता था, अब नहीं जुड़ता। कंस्ट्रक्शन 5% देता है एक्चुअली। तो मेरे को ये बताओ, वर्ल्ड एवरेज अगर एग्रीकल्चर का 6.5% है और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए एंड ऑल का लेस देन 1% है, इसको बढ़ाना क्यों है? और 18% को कम नहीं करना चाहिए? क्यों कर रहे हैं 18% से और बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाई ये 100 रुपए बन रहे हैं ना, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 100 रुपए बने, ये 100 रुपए कितने लोग कमा रहे हैं? 43। हाँ, ये भी तुम्हारी तरह है, बिना पिटाई खाए नहीं मानता। ऐसे सिर्फ डाटा डाटा पता, आज तक की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं कि मैंने किसी बच्चे को पीटा हो पढ़ाई के लिए, है ना? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मूनलाइटिंग बोलो भाई कि 145 लोग मिलके 18 रुपए कमा रहे हैं, तो गरीबी तो रहेंगे। तो उसको कहते हैं फेमिनाई, मतलब क्या बोले, पॉवर्टी रिडन एग्रीकल्चर सेक्टर। वहीं तो है सबसे ज्यादा पुअर, क्योंकि 45 लोग हैं, 18 रुपए आ रहे हैं, हो गए गरीब। सर्विसेज सेक्टर में 30-32 लोग हैं, 55 रुपए कमा रहे हैं, हो गया अमीर, 2 रुपए आ गया। और वहां पे पैसों में आ रहा है, 30 पैसा 40 पैसा कमा रहे हैं। और ठीक है, पर कैपिटा इनकम भाई रियल टर्म्स को हटा दो, इसको काट ही दो, सब हैंडआउट से ही पढ़ लेंगे तो कैसे बात बनेगी, तो इसलिए काटो। नॉमिनल टर्म्स में कितनी है भाई पर कैपिटा इनकम अपनी? बोलो कितने डॉलर? वो तो इंग्लिश और हिंदी में सेम ही है बाबू, तो बताओ। $2,500 सुना है? 2500 है पर कैपिटा इनकम। तो अब 2,500 मतलब कितने रुपए हो गए ये बता दें, ये तो बताएगा। हाँ वो बताएगा, तू बता। 2,500 को 85 से मल्टीप्लाई कर, जल्दी बता। 2,500 को 85 से मल्टीप्लाई कर, जल्दी बता, मोटा मोटी 2 लाख के आसपास में होंगे। तो 2 लाख है अपनी पर कैपिटा इनकम। कम है ज्यादा है? कम है, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। 2 लाख की मतलब $2,500 पर कैपिटा इनकम, कम है ज्यादा है? कम, कितनी कम? बहुत कम मतलब। अच्छा ये बताओ, जब हम 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी बने तो हमने किसको हटाया? यूके को। यूके था पहले, तो 6 से अपन 5th था, यूके को अपन ने 6। उसकी कितनी होगी पर कैपिटा इनकम? $4,500। मोर देन 10,000 तो कितनी भी हो सकती है यार। $50,000 है भैया, $50,000, मतलब 20 टाइम्स ऑफ इंडिया। अपन ने भेजा अपना लड़का, पीएम बना, कुछ लेके आया वापस, बन नहीं पाई बात। 300 years ऑफ सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी का बदला ले रहे थे अपन, बट नहीं। 70 घंटे काम नहीं किया ना उसने, कम काम किए। ऐसा जरूरी नहीं है जोक्स समझ में आए। इंटेलेक्चुअल जोक्स ना नॉलेज के बाद आते हैं समझ में। उनके ससुर को समझना पड़ेगा, उसने 70 घंटे बोलना पड़ेगा फिर लाना, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, थोड़ा धीरे धीरे ही, तो ऐसा म्यूट करके बोलना पड़ता है तो चलेगा। एनीवेज,
पर कैपिटा इनकम यहां लिख लेना फैक्ट, ऐसा मजाक के लिए नहीं बताता हूं मैं। यूके इज 50,000। फिस्कल डेफिसिट छोड़ो, क्या चल रहा है, बजट छोड़ो, बाद में देखेंगे। ये समझ लो कि हाई फिस्कल डेफिसिट चल क्यों रहा है। अपन ने एफआरबीएम एक्ट लाए थे, उसने तो बोला था यार 3% पे ले आओ, तो वो ज्यादा क्यों चल रहा है? ज्यादा इन्हीं सब की वजह से चल रहा है कि हमारे कुछ फिक्स खर्चे हैं कोविड के दौरान के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल, रेवेन्यू में कहां जा रहा है? सेफ्टी नेट देना है वल्नरेबल सेक्शन को, प्लस टैक्स एग्जामिशन बढ़ा दिया, फूड एंड अदर सब्सिडीज देना है, हेल्थ एंड माइग्रेशन पे पैसा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड बनाना, रेल बनाना है, हाईवे बनाना है, एनआईपी बनाना है, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स बनाना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। जंप स्टार्ट मतलब धक्का देना उसको, टू क्राउड इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका फोटो लेना है, तुम्हारे लिए अलग आएगा या दोनों भी ले सकते हो, पता चले जंप स्टार्ट को कुछ और लिख दिया हो हिंदी में। तुम भी हिंदी माध्यम के हो क्या? हिंदी माध्यम का बच्चा है तुम? हो गया, इसके अलग से पैसे लेता हूं मैं, 50 रुपए अलग हटने के। थैंक यू नहीं भाई, पैसे देने हैं, थैंक यू बोल रहा है। ठीक है भाई, देन वी हैव सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? 30% है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 32% है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो पैसा आ कहां से रहा है? एफडीआई। तो वो बाहर से एफडीआई आता है, इसीलिए अगर सेविंग्स का रेशियो कम है तो आपको बाहर से भी पैसा लाना पड़ेगा, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग आए और इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ट्रेड एंड ऑल, वो मैंने आपको बता ही दिया 45%। अपन ने शायद आप ही ने कैलकुलेट करके बताया था, है ना, ओवरऑल ट्रेड का। एक्सपोर्ट देख लिया 770-72 एटसेट्रा एंड ऑल, फिर कॉमन है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं कीवर्ड्स में आने से पहले मुझे एक कहानी और सुनानी है आपको। कहानी आपके हैंडआउट्स में दी है। हाँ, बताओ कौन से पेज पे है? तो भाई ये कहानी है इंडिया के इवोल्यूशन की ड्यूरिंग वेरियस डेकेड्स। तो 1991 में एलपीजी का रिफॉर्म्स हुए। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद एक लेवल ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आया। अपन 8% के रेट से ग्रो हुए 96-97 तक, 5 साल तक। लेकिन क्योंकि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके साथ में हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, लेबर के, लैंड के, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म में ही ग्रोथ रेट आया और उसके बाद वो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट एक लेवल पे आके 6% आ गया। फिर आ गया 21st सेंचुरी, तो तब एक .com बबल आया था। वो कह रहे थे 2000 लिखाई कैसे जाएगा, ये वो सब, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में बड़े सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। फिर 2001 से लेके 2008 तक वर्ल्ड ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी और इंडिया की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी। अगर आपने इकोनॉमिक्स में कभी बिजनेस साइकिल देखी हो, पढ़ी हो, तो ऐसा सुना होगा कि भाई कभी भी किसी भी इकोनॉमी में एक एक्सपेंशन फेज आता है जिसको बूम फेज होते हैं, मैक्सिमम आता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिवाइव होता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये बिजनेस साइकिल है जिसमें एक बूम फेज आता है या एक्सपेंशन फेज आता है, एटसेट्रा। मैक्सिमम पीक पे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, मिनिमम जाता है, फिर वापस आता है। तो बूम फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज 2003 टू 2008, 2003 से 2008 तक अच्छा ग्रोथ रेट था। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर लगा लो आप, जो अपन ने देखे थे, सेविंग्स टू जीडीपी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब अच्छा अच्छा था, चल रहा था एकदम।
8% की ग्रोथ रेट थी, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैरामीटर्स वर गुड, एनपीएस कम हो रहे थे। इसी में और नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, सेविंग्स रेट बढ़ रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ रहा था, एनपीए कम हो रहे थे, क्रेडिट टू जीडीपी बढ़ रहा था, करंट अकाउंट सरप्लस था। फिर आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से 2014 तक चला। 2005 में यूएसए में लेमन ब्रदर ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, एक बड़ा बैंक उसका डूब गया, जिसके रिपल इफेक्ट आते चले गए और बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड में रिसेशन आना शुरू हुआ। एक्सटर्नल शॉक था इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमने कुछ गलत नहीं किया था, यूएसए के एक बैंक ने गड़बड़ की, उसका इंपैक्ट हमें झेलना पड़ा। द एक्सटर्नल शॉक था, सरकार ने कुछ फिस्कल स्टिमुलस दिया। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है फिस्क का स्टिमुलस, धक्का देना हल्के से। फिस्क मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सरकार ने अपने पर्स में से कुछ पैसा दिया इकोनॉमी में ताकि वो जंप स्टार्ट कर पाए, उसको स्टिमुलेट कर पाए, वापस रिवाइव कर पाए। तो सरकार लेके आया अलग अलग स्कीम, वर्ल्ड ओवर में अलग अलग स्कीम आए थे। इंडिया लाया एमजी नरेगा, चाइना लाया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का फेज, उस टाइम उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ये बनाया वो बनाया, ताकि लोगों के पास में पैसा जाए। यूएसए एंड बाकी कंट्रीज लेके आए 0% इंटरेस्ट रेट पे, कि वो अपनी कंपनीज को 0 इंटरेस्ट रेट पे लोन देना स्टार्ट किया। तो हर किसी ने अलग अलग मॉडल लाया ताकि इकोनॉमी में थोड़ा पैसा डाले हों, मनी सप्लाई को बढ़ाएं, ताकि लोगों की जेब में पैसा होगा तो खर्च करेंगे, तो वापस से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ना शुरू होगा। बट उसकी दिक्कत ये होगी इंडिया में कि अगर एमजी नरेगा में जैसे 60% पैसा वेजेस में जाता है, अगर इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, मतलब आप पहले भी 2 पेन बनाते थे और अब भी 2 ही पेन बनाते हो, बट पहले 2 पेन के लिए टोटल मनी था 100 रुपए, अब गवर्नमेंट ने बोला ले 20 रुपए और ले ले, तो 120 रुपए हो गया, तो सिर्फ इसका प्राइस ही तो बढ़ेगा, पहले 50 का था अब 60 का हो गया। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आ गया ना, महंगाई आ गई। तो अपन देखेंगे 2010, 11, 12 में बहुत सारी महंगाई चल रही थी उस पार्ट में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली। फिर मोदी जी आए, मोदी जी से फोन करवाया ओईसीडी कंट्रीज को, तो थोड़े प्राइसेस कम हुए। देखो हुआ तो ऐसा ही था, 2014 के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हो गए थे। थोड़ा शॉर्ट रिवाइवल आया इकोनॉमी का 2014 से 17 आने के बाद, कंजम्पशन लेड ग्रोथ था, रिफॉर्म्स लेके आए कुछ कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स में एंड ऑल। फिर आखिरी में 17 से 19 से 21 स्लो डाउन आ गया, कोविड आ गया, एक तो कुछ टीथिंग इश्यूज आ गए, डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए, तो बड़े सारे, कोविड का लॉकडाउन लग गया, बड़े सारे ये सारे इश्यूज आए, जिसके बाद में स्लो डाउन और रिसेशन बैठ गया था। अब हैंडआउट पे आते हैं। चलता ही जा रहा है, तो कौन सा पेज है? 7, 8, ठीक है। ये वाला पार्ट है, पढ़ लो इसको, इस पूरे पेज को। 5.1 पढ़ लो भाई। हो गया क्या? हाँ ना, समझ में आ रहा है? अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग बाकी सब, मुझे छोटे छोटे वर्ड्स और समझाने हैं आपको, तो मैं आता हूं कीवर्ड्स पे। एक तो पंचप्रण, इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सीधा भी सवाल आ सकता है पंचप्रण पे। जो प्रण आपने लेने हैं, अमृत काल, अमृत पीढ़ी को अमृत काल के पंचप्रण जो लेने हैं, क्या अमृत स्नान भी हो रहा है? छोड़, मैं एक्चुअली मैंने बड़ी कोशिश की मेरे अंदर का जेएनयू मर जाए, पता नहीं बीच बीच में जाग आता है, ऐसा मेरे को उकसा मत।
वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। तो भाई अमृत काल के पंच प्रण क्या हैं? एक तो गोल ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, सेकंड गेट रिड ऑफ एनी साइंस ऑफ स्लेवरी, फिजिकल स्लेवरी, साइकोलॉजिकल स्लेवरी, कॉलोनियल माइंडसेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सोसाइटी में, next we have to take pride in India's history या roots। कल्चर में, मतलब रिलीजन में, हैबिट्स में, बिलीव्स, वैल्यूज एटसेट्रा। फिर आया द पावर ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी मतलब किसमें? गवर्नमेंट में यूनिटी, सेंटर स्टेट लोकल बॉडी, लिखो गवर्नमेंट स्टेट लोकल बॉडी, सोसाइटी में और गवर्नमेंट में, रूरल में और अर्बन में, इन सब में यूनिटी चाहिए। और लास्ट हो गया द सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स, मतलब कर्तव्य पथ पे चलना है। तो ये 5 पंचप्रण हो गए भाई अपने। घर जाएंगे तो सब याद करने हैं अपने को ना, कल पूछूंगा, आज नहीं पूछता। इंडिया का एडवांटेज क्या है, क्या बोलते हैं इंडिया बढ़िया बढ़िया है एंड ऑल। तो मोदी जी ने दिए 5Ds, तो अपन 5D बोल दो, 3D बोल दो, 4D बोल दो, जो माना है वो बोल दो। एक तो हुआ डेमोक्रेसी, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो इंडिया का स्ट्रेंथ है। दूसरा आया डेमोग्राफी, यूथ पॉपुलेशन है, कितनी है एवरेज एज इंडिया की? ये गलत सवाल मत पूछा करो यार मां साहब। 29, 28, 29 वर्सेस यूएसए एंड चाइना कितनी? 38, नाइस। और जापान तुम्हारा 50 सेट। तो डेमोग्राफी है, यूथ है। फिर डिमांड है, तो अपन ने देख लिया भाई साहब, अपन वर्ल्ड से कम कनेक्टेड है, वर्ल्ड 56% कनेक्टेड है, अपन 45% है, तो अपनी ज्यादातर डिमांड इंटरनल है। और फिर हो गया डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस मतलब जल्दी डिसीजन लेने की पावर की, मतलब जैसे कि हंस रहा है यार, जेन्युइन डाउट है मेरा। कितने बजे से था? 12 था बाद में। डिसिसिवनेस, तो डिसीजन लेने की पावर फास्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो सब ठीक है। फिर आता है भाई मेजर्स या रिफॉर्म्स नीडेड फॉर रैपिड डेवलपमेंट। क्या क्या चाहिए अपने को? 4L रिफॉर्म्स चाहिए, कोविड के टाइम पे आया था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। 3D चाहिए, डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, डी बॉटलनेकिंग। 5I इंटेंट अच्छा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रा चाहिए, इनोवेशन चाहिए। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। देन एक आता है रीपनिंग द डैश डिविडेंड। अब ये डैश डिविडेंड आपने मुझे बताना है, क्या रीपन करना है अपने को। रीपनिंग द डेमोग्राफी मत बोलना यार, उसके अलावा कुछ और बोलो, और नहीं बताएंगे। जेंडर डिविडेंड लिखो, डिजिटल डिविडेंड, और क्या होगा? सिल्वर डिविडेंड, इसको लॉन्जिविटी डिविडेंड भी कहते हैं। बुढ़ापे में काम करवा रहे हो यार, आराम करने दो उनको। कल्चरल डिविडेंड, कल्चरल डाइवर्सिटी, और क्या होगा?
डिविडेंड को सरल भाषा में समझ लो तो पोटेंशियल है, अच्छे से हार्नेस करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो डिजास्टर होगा। और क्या होना है, और कौन सा डिविडेंड अपन को रिटर्न करना है? ब्लू इकोनॉमी डिविडेंड थोड़ा बड़ा सा हो रहा है, वो भी फिर बड़ा सा हो रहा है। ठीक है, बाकी होमवर्क में अपने हिसाब से देख लेना कि ट्रेडिशनल नॉलेज लिख लो, ब्लू इकोनॉमी लिख लो, जो सेट में आया वो लिख लेना। फिर आया भाई आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, बिल्ड लोकल टू गो ग्लोबल, इंडियन सॉल्यूशंस ग्लोबल एप्लीकेशन। कोई एग्जांपल बताओ इसका, इंडियन सॉल्यूशन ग्लोबल एप्लीकेशन का, यूपीआई को छोड़ के। उठाता यूपीआई बोल देता हूँ। इंडियन सॉल्यूशंस ग्लोबल एप्लीकेशंस, हाँ देवला आयुर्वेदा, हाँ योगा आयुर्वेदा, हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यार उन्होंने 6 मिलियन में पूरा एआई का बॉट बना दिया यार, मेरे को उसी चीज का दुख है, बाकी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो इंडिया का एक यूनिक फीचर था कि हम सस्ता लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो छीन के ले गए यार। डीप सी का ना, कौन बनाता है 6 मिलियन में? हम और कम में बना देंगे। हाँ तो अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी नहीं। उसको खिलाओ मेडिसिन, नींद में चलना कोई अच्छी बात होती है? हाँ हाँ बोल। पहले सोचना है फिर बोलना, उल्टा नहीं करेंगे। तो पहले सोच दिमाग में फिर बोल, ऐसा बोल के मत सोच कि बोल दिया अब और सोच लेता हूं। बता क्या बोल रहा था? आज नहीं बताएगा ये, ऐसा बहुत ही जेनरिक सा हो गया। और कुछ? क्या सुन नहीं रहा? जीआई टैग में क्या ही डिविडेंड वो करना यार ना। चैलेंजेस फॉर इंडियन ग्रोथ पैटर्न, फ्रॉम सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। बहुत बढ़िया कीवर्ड है। सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये है भाई कि जब इंडिया मतलब सोशलिस्ट एज इन द नेशन केम अलोंग विद इंडिपेंडेंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो 42nd अमेंडमेंट से आया, उससे पहले तो सोशलिस्ट वर्ड लिखा नहीं था। तो 1960s 70s 80s 90s तक हम सोशलिस्ट कंट्री थे। तो सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, सरकार ही सब कुछ करती है। तो उसको मैं अगर अच्छा समझाने की कोशिश करूं तो हो गया सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि सिर्फ कुछ ही लोगों को एंटर करना अलाउ था, बाकी हर कोई अलाउ नहीं था। याद करो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1946, 48, 56, 77। इन सब ने बहुत ही ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करना देश में बहुत डिफिकल्ट बना दिया था। उस फेज को कहते हैं सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सिर्फ कुछ को अलाउ था। एलपीजी रिफॉर्म्स ने उसको मार्केटिज्म तो बना दिया, मतलब मार्केट में घुस तो कोई भी सकता है बट एग्जिट नहीं है। सर्वे ने भी यही बोला कि भाई आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, अगर आप आज के दिन 100 लेबर को हायर कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कंपनी बंद नहीं कर सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी है। कैसे? और सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर में ऐसा है। बट प्रॉब्लम ये कि इंडिया लेबर सरप्लस है, डेफिसिट है कैपिटल। यहां ऐसे अगर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आप लेके आओगे तो कंपनीज इंडिया में बिजनेस सेटअप नहीं करेंगी। तो हम एक प्रॉब्लम से निकले दूसरे प्रॉब्लम में आ गए। जैसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम था कि क्रूड ऑयल जो था वो सिर्फ अरेबियन कंट्रीज के अंदर था, तो अपना एक एनर्जी सॉवरेनिटी नहीं थी, डिपेंडेंसी थी। अब हमने एक टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स को रिप्लेस किया सोलर से, लेकिन सोलर का जो क्रिटिकल मिनरल मिलना है, सोलर पीवी बनना है, सब चाइना में बन रहा है। तो अब हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। तो एक टाइप ऑफ डिपेंडेंसी हैज बीन रिप्लेस्ड विद सेकंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। ऐसे ही बता रहा हूं, बट है ये फ्रॉम सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया अपन ने, क्या लेके आए अपन मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट को सॉल्व करने के लिए? पुराने वाले में पंचशील की थ्योरी भी ठीक है, जो हमने ग्लोबल एप्लीकेशंस में लेके आए। नैम क्या किया मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट को सॉल्व करने के लिए?
आईबीबीसी लाए ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसने आके प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश की। कितना हुआ नहीं हुआ अलग कहानी है, बट नेक्स्ट आया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज। ये नेगेटिव में यूज करना है ना। अब एक्चुअली ब्रिटिश राज ना बी से शुरू होता है, कि वो शुरू बी से हो रहा है। मैं एकदम सेट ट्रेंड हूं, म्यूट हो जाता है, चिंता ही मत कर तू, तेरा कोर्स पूरा होगा, उससे पहले कुछ कहीं नहीं जा रहा मैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज, टू डैश राज और कर देते हैं, और क्या करें, कहीं और भी तो जाना होगा और अच्छे। ब्रिटिश राज टू बिलियन राज, कभी तो सोसाइटी इंक्लूसिव बनेगी, कभी तो जनता का राज आएगा। तो क्या करें, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम बी। आर से भी होता तो मैं राम राज्य बोल देता। बुद्ध है भारत राज में सोचा, बट थोड़ा और बेटर सोचो, नहीं तो फिर तो भाई सोचो भाई। टीचर का लेवल क्लास में उतना ही होता है जितना उसके बच्चों का होता है, इसको ध्यान रखना। तुम नहीं दिमाग पे प्रेशर डालोगे, नहीं बोलोगे, मैं तो अगला आगे चला जाऊंगा। सोचो, आज घर जाएंगे, फ्री चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेंगे या डीपसेक, और उसमें डालेंगे फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियन राज, सजेस्ट मी। गुंडा तो जी से शुरू होता है, सुशासन एस से शुरू होता है, और बता सब ठीक है। वो तो हिंदी चल गया, हिंदी में और अच्छे अच्छे दिए हैं, टेंशन ही मत कर। ब्रिटिश राज टू भागीदारी राज, अंग्रेजी में नहीं बन रहा, चलें आगे चलें, अर्जी तुम्हारी, हम क्या ही बताएं। कीवर्ड्स विच यू कैन डायरेक्टली यूज इन द वे फॉरवर्ड, 100 देखोगे तो समझोगे कीवर्ड्स का यूसेज कैसे करना है। अब मैं तुम्हें 2 दिन का ऑफ दे रहा हूं, लेकिन वो अगर 100 अभी देख के नहीं आए तो 8 तारीख को कोर्स हटवा दूंगा। ऐसे ऑनलाइन में चला ब्लिसफुल राज, क्या ब्लिसफुल राज, $2023 लास्ट टाइम लिया था मैंने वो कोर्स, उसके बाद में लिया नहीं है। ब्राइट राज नहीं, अब गांधी तो जी से शुरू होता है, बी से कहां शुरू होगा। फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बढ़िया है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी कहां कहां जा रहा है, एक्सपोर्ट्स में, एमएसएमई में, और कहां है इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग में ही रखेंगे। हाँ, लैंड ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप, क्योंकि जब तक एकदम कंक्लूसिव ऑनरशिप नहीं है तब तक तो दिक्कत है, वरना तो आप लैंड तो इंडिया में कॉस्टली अफेयर। क्रेडिट, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं, क्रेडिट, ठीक है, इतना बहुत है। देन फ्रॉम रिफॉर्म्स टू रिजल्ट्स, रिदमिक कीवर्ड है, ठीक है, आर से आर। रिफॉर्म टू रिजल्ट का मतलब है हर बारी रिफॉर्म चलता रहता है, कभी तो रिजल्ट आओ, जब भी बोलो जब तैयारी हो ही रही है। वो पर्सनल ले गया घर वालों को, याद ही आ गया उसको कि बता रहा है घर पे, हाँ हाँ कर रहे हैं तैयारी, इस बार होगा। कोई है जिसको कोई फ्रेशर तो नहीं है इसमें, एकदम फ्रेशर मतलब जो जिसको 1 साल से कम हुआ हो तैयारी में। उल्टे सवाल तो पूछूंगा ही नहीं ना, वो तो ईगो हर्ट करेगा। मेरे पूछने वाला तो यही था 5 साल से ज्यादा, बट उसमें मुझे पता कई हाथ रेज जेन्युइन होंगे और कई छुपा लेंगे, शर्म भी तो आती है। फ्रेश वाले बच्चे यही तो पूछते हैं, नहीं पूछते या उनसे बात करना ही बंद कर दिया तुमने, ऐसा है क्या? बता सुशील, बात बंद ना, तू मेरे से बात बंद करने वाला है, बच्चों की तो बात ही क्या है।
अब मेरे को ये समझ नहीं आता वो फ्रेश बच्चे को ये क्यों पूछना है कि भैया कितने अटेम्प्ट हुए हैं। पहला दूसरा सवाल तो यही रहता है उसका, फिर वो जज करता है निगाहों से तुम्हें, है ना। देखा तो ऐसा फील तो आता ही होगा उस पूरे प्रोसेस को। चाय की दुकान पे मिला है, सब कुछ कर रहा है, थोड़ी देर बाद पूछ रहा है कि अच्छा भैया कितने टाइम। उसमें जो वो उस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि पागल है, 3 साल से 4 साल से यहाँ बैठा है। मैं तो पहले ही अटैम्प्ट में, 6 महीने होते तो 6 महीने में ही मैं पास कर लेता। और तो यूपीएससी मेरे टैलेंट के लायक नहीं है तो 1 साल ले रहा है। उठा ले उस बंदे को। हाँ, फ्रॉम रिफॉर्म्स टू रिजल्ट्स, हर जगह लगा देंगे कंटिन्यूस, जहां जहां भी रिफॉर्म चल रहा है वहां से उठ के फाइनल रिजल्ट्स की तरफ में जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगा लेंगे, एनर्जी सेक्टर में लगा लेंगे, डिस्कॉम्स में रिफॉर्म्स चाहिए, पहले उदय स्कीम लाए, फिर आरडीएसएस लाए, सब में यही ला रहे हो। देन फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप। इंक्रीमेंटल चेंजेस मतलब छोटा छोटा, इंट्रो अच्छा कर लिया, एक हर अटेम्प्ट में अपन भी तो यही करते हैं कि एक अटेम्प्ट में बस थोड़ा पॉलिटी ज्यादा पढ़ लूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा भाई। क्वांटम जंप लेना पड़ेगा अपने को, ये सब ही अच्छा होगा तभी बनेगी बात। इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप्स कहां यूज करोगे? अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन बनना है तो इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होगा, क्वांटम जंप्स क्या होगा। डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होगा, क्वांटम जंप होगा। और क्या होगा? क्या है ये विश्व गुरु वैसे? हाँ, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है तो इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होगा कि डेवलप्ड अलग करे डेवलपिंग अलग करे, क्वांटम जंप करना पड़ेगा उसमें। सिर्फ मिटिगेशन से नहीं होगा, सिर्फ एडेप्टेशन से नहीं होगा। स्पोर्ट्स का सवाल कहाँ आएगा? हाँ, एग्री, डबलिंग फार्मर इनकम में हो सकता है, इंक्रीमेंटल चेंजेस से नहीं होगा क्वांटम जंप। मैन्युफैक्चरिंग हब कैसा बनेगा? था वो मैं बता रहा हूँ, आपका जो लेवल होगा मेरा वही लेवल होने वाला है। आप मेरे साथ डिस्कस नहीं करोगे, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। क्या क्या? इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप नहीं तो नॉलेज इकोनॉमी तो है ही ना अपन। नहीं 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 नहीं, अपन ये बोलते हैं कि काइट इकोनॉमी, नॉलेज एंड आईटी इकोनॉमी बोलते हैं जिसको, काइट इकोनॉमी बोलते हैं उसको। काइट इकोनॉमी बनने के लिए अपने को इंक्रीमेंटल चेंजेस से क्वांटम जंप्स की तरफ में जाना है, वो कर सकते हैं। नहीं, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये सब तो बिहार में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, फोर्स्ड माइग्रेशन जो बिहार से हो रहा है उसको रोकने के लिए इंक्रीमेंटल चेंजेस से नहीं होगा कि एमजी नरेगा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। ना ना ना, क्वांटम जंप्स करने पड़ेंगे। क्वांटम जंप मतलब मल्टी स्टेप्स आप एक साथ ले लो, उसको कहते हैं क्वांटम जंप। नेक्स्ट फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5, ये तो पता ही है कि जब जब मोदी जी आए थे उससे पहले इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। फ्रेजाइल 5 मतलब वर्ल्ड की ऐसी 5 इकोनॉमी जिनको नाम दे दिया था फ्रेजाइल 5। क्यों बोलते थे? जो एफडीआई और एफआईआई पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। और एफआईआई अपने को पता है हॉट मनी होता है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। तो मतलब आपकी वल्नरेबिलिटी थी बाहर वाले के पैसे पे, उसको बोला था फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। वहां से अपन टॉप 5 पे आ गए हैं वर्ल्ड में। फिर नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि, बढ़िया है। ये मोदी जी के स्पीचेस आप पढ़ लेना भाई। क्लास के डिलीवरेबल्स क्या है वो मैंने कल एक वीडियो बना दिया था, वहां देख लिया होगा, कल परसों वाले पार्ट। कुछ नए एडिशंस कर दिए हैं अपन, स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ाएंगे, ऐसे वैसे, मतलब मोटा मोटी सारे कवरेज कराऊंगा। कराएंगे यार, सभी कराएंगे। या तो मैं घुसता ही नहीं हूँ, घुसता हूँ तो फिर सारे ही घुसते हैं, मुझे तो रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, ठीक, 2 दिन का ऑफ दे रहा हूँ। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग फिनिश कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं उसके बाद, है ना।